हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स बाय परिमलिक। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो होगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, अबाउट द डॉट्स थेरेपी, सारी ड्रग्स के बारे में, सब के बारे में, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारा इंट्रोडक्शन। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। क्रॉनिक का मतलब जो लंबे टाइम तक चलती है, ये एक ऐसी बीमारी है जो लंबे टाइम तक चलती है। तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी से मतलब होता है कि लंग्स की बीमारी है, ये एक लंग्स की बीमारी है। तो ये जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आती है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, जो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगी? जो क्राउडेड एरियाज होते हैं। क्राउडेड एरियाज मतलब जहाँ भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर देखने को मिलती है। और जो पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज है, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है, जो इन्वायरमेंट है वो इतना क्लीन नहीं है, बहुत गंदगी है आसपास में, ऐसे एरियाज में हमें ये ज्यादातर देखने को मिलती है। किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसकी वजह से हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। एक ये एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है दैट ग्रो स्लोली। हमारे लंग्स के अंदर जाकर, हमारे नोज या माउथ से ये अंदर गया, एंटर करेगा हमारे शरीर में, और हमारे लंग्स में जाके इसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे अंदर गया और अभी मुझे टीबी की बीमारी डायग्नोज हो जाएगी। ये लंग्स के अंदर जाता है और वहां पर ये बहुत ही धीरे धीरे ये ग्रो करता है। सेंसिटिव है हीट से, ठीक है, हीट से सेंसिटिव है, हीट के कांटेक्ट में आके इसके लिए सेंसिटिव है, इसकी डेथ हो सकती है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे ये सेंसिटिव होता है। वर्ल्ड वाइड क्रोनिक कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। टीबी जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, तो इसीलिए ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। दूसरा किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, इसीलिए हमने इसको बोला है कि बैक्टीरियल डिजीज है। क्रॉनिक इसलिए बोला है क्योंकि ये लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। इसका जब अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी 6 महीने तक चलता है। तो क्रॉनिक यानी काफी लंबे टाइम तक इसका ट्रीटमेंट भी चलता है, काफी लंबे टाइम तक ये रहती है। दूसरा कम्युनिकेबल है, क्यों? क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैल रही है। तीसरा बैक्टीरियल है, किसकी वजह से होता है? हमारी बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का बैक्टीरिया एंटर करता है, लंग्स के अंदर जाता है। मैक्सिमम जो हमारा लंग्स होते हैं, मैक्सिमम जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे ये जैसे ये लंग्स है, तो मैक्सिमम जो हमारे लंग्स का अपर लोब होता है, अपर लोब में जाकर ये अफेक्ट करेगा। मैक्सिमम ये हमारे अपर लोब में जाकर के अफेक्ट करता है। तो ये होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक रेस्पिरेटरी की बीमारी है जिसके अंदर जो है ज्यादातर हमें जो क्राउडेड एरियाज होते हैं या जो प्रॉपरली वेंटिलेटेड एरियाज नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, वहां पर देखने को मिलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से ये हो रहा है। और दूसरा ये क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है ना, ये इसको हम कोच बेसिलाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी, इसीलिए हम इसको कोच बेसिलाई भी बोल सकते हैं। आगे आती है इसकी डेफिनेशन, सेम वही है, एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है, जिसके अंदर जो पल्मोनरी का मतलब यहाँ पे हमारी लंग्स की बात हो रही है, ये हमारे लंग्स के अंदर जाकर के इन्वेड होता है, वहां पर ये ग्रेनुलोमा बनाता है, फाइब्रोसिस करता है, वहां पे कैविटेशन करता है। तो ये सारी मैं तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी में बताऊंगी किस तरीके से ये लंग्स में गया। लंग्स में जब ये जाता है तो जो हमारे एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई के अंदर जाकर ये इन्फ्लामेशन कर देगा, उसको ये एंटीबॉडी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वहां पर जाकर ये यहाँ पर इनकी रिएक्शंस होती है, जहां पर जो है ग्रेनुलोमा बनता है, कैविटीज बनती है। तो ये सारी चीजें जब टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर वो ये सारी चीजें करता है। एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो बेसिकली हमारा जो लंग्स है, लंग्स की जो पेरेंट काइमा यानी जो लंग्स की लेयर्स होती है उसको ये अफेक्ट करता है। ट्रांसमिट हो सकता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ऐसा नहीं है कि अगर जो बैक्टीरिया है वो लंग्स में गया है तो वो सिर्फ लंग्स को ही इन्वेड करेगा, नहीं, वो लंग्स के आसपास के ऑर्गन में फैल सकता है। जो हमारे लंग्स के आसपास के ऑर्गन है उसमें भी टीबी हो सकती है। ऐसा नहीं है टीबी सिर्फ लंग्स में होती है, टीबी जो है वो लंग्स के अलावा भी और ऑर्गन्स में देखी जाती है और ऑर्गन्स में भी
हो सकती है। तो ये जो है ये ट्रांसमिट होता है यानी फैलता है ये हमारे अदर पार्ट्स में भी, जैसे कि मेनिंजेस जो है वो हमारी ब्रेन की कवरिंग होती है, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये मेनिंजेस में भी फैलता है, हमारी किडनीज में भी फैलता है, हमारी बोन्स में भी फैलता है और हमारे लिम्फ नोड्स में भी फैलता है। ये सारी जगह पर जो हमारी टीबी है ये फैलती है। फर्क इतना है कि अगर लंग्स में टीबी हो रखी है तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। अगर लंग्स के अलावा हमारे किसी बॉडी पार्ट में टीबी होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, पल्मोनरी मतलब लंग्स से, तो लंग्स के बाहर वाले ऑर्गन्स में अगर टीबी होती है तो उस टीबी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अगर टीबी लंग्स में हो रही है तो पल्मोनरी टीबी, और अगर टीबी जो है वो लंग्स के बाहर होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो लंग्स के साथ साथ ही आसपास के ऑर्गन्स में भी फैलती है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद करने के लिए। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है पल्मोनरी टीबी की, यानी जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, कौन से पार्ट में टीबी सबसे ज्यादा देखी जाती है, कौन से पार्ट में टीबी जो है, टीबी का बैक्टीरिया हमारी लंग्स के अंदर जाकर के रहता है, वो होता है हमारे लंग्स का अपर लोब। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जैसे कि जो ये हमारा लंग्स है तो हमारे लंग्स के अपर लोब में जाकर के ये इन्वेड होता है, अपर लोब में यहाँ जाता है और यहाँ पर जाकर ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे जो भी आर्टरी वगैरह होती है उसको रप्चर करना शुरू करता है। तो लंग्स के अंदर हमारी जो है ब्रेकियल आर्टरी होती है, लंग्स के अंदर हमारी जो ब्लड सप्लाई करती है वो ब्रेकियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ये ब्रेकियल आर्टरी है तो ये इसमें ब्लड सप्लाई करती है। तो जब हमारा माइकोबैक्टीरियम का बैक्टीरिया आता है वो इस जो ये आर्टरी होती है इसको भी रप्चर कर देता है। तो अगर कोई भी चीज है, अगर किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो ब्लड तो निकलेगा, बॉडी के अंदर अगर किसी चीज में डैमेज होगा तो ब्लड निकलेगा। तो क्योंकि ये हमारी जो आर्टरी है इस आर्टरी में ब्लड सप्लाई होती है, ये हमारे लंग्स के इस लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो इसके अंदर जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आता है तो वो इस आर्टरी को भी रप्चर करता है, जिसकी वजह से हमें एक सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज हेमोपेटाइसिस, यानी स्पूटम में भी हमें ब्लड देखने को मिलता है। जब हम स्पूटम यानी कि जब स्पूटम बाहर निकलता है तो उसमें भी ब्लड देखने को मिलता है। तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो ट्यूबरकुलाई होता है ये हमारी बैक्टीरियल जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है इस आर्टरी को रप्चर कर देता है। ब्रेकियल आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, ये उसको रप्चर कर देगा जिसकी वजह से स्पूटम में भी ब्लड देखने को मिलता है। फिर मैंने जैसा कि बताया था एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वो टीबी होती है जो लंग्स के बाहर वाले एरियाज में देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग पार्ट में अफेक्ट करती है। अगर ब्रेन की बात करें, अगर वो टीबी जो है वो ब्रेन में स्प्रेड हो गई है, यानी तो कौन से पार्ट में स्प्रेड, टीबी जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में स्प्रेड होती है, तो वो होती है मेनिंजेस में। जो मेनिंजेस होती है मैंने बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग को हम मेनिंजेस बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये ब्रेन है तो ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो मेनिंजेस की होती है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है जब वो ब्रेन में भी फैल जाता है तो ब्रेन की ये जो मेनिंजेस वाली कवरिंग होती है ये इसको अफेक्ट करता है और इस चीज को हम बोलते हैं ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकल क्यों, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की बात चल रही है और क्योंकि ये मेनिंजेस को अफेक्ट करेगा तो मेनिंजेस में हो जाती है इन्फ्लामेशन, तो इसीलिए हो गया मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, ट्यूबरकुलाई बेसिलाई की वजह से हो रही है, टीबी के बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको बोला है ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। तो ये तो हो गया ब्रेन का। अगर टीबी का बैक्टीरिया जो है वो ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन के अंदर जो हमारी मेनिंजेस जो आउटर कवरिंग होती है ये उसको अफेक्ट करता है, उसमें इन्फ्लामेशन करता है और इस चीज को हम बोलते हैं ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। और ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आता है क्योंकि ये लंग्स की बात नहीं चल रही है, ये ब्रेन की बात चल रही है। फिर आता है हमारा, अगर ये टीबी का बैक्टीरिया हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में स्प्रेड होता है, अगर ये टीबी का बैक्टीरिया हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में स्प्रेड होता है तो कौन से पार्ट को जाके अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा पार्ट, इलियम वाला पार्ट। जो इलियम वाला पार्ट होता है उसको जाकर ये अफेक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल टीबी। अगर मस्कुलोस्केलेटल की बात करें तो ये हमारी बोन्स को अफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बोन टीबी। अगर हम अपनी वर्टिब्रा यानी स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर टीबी का बैक्टीरिया जा रहा है और अगर स्पाइनल कॉर्ड में टीबी होती है, स्पाइनल कॉर्ड में टीबी का बैक्टीरिया जाता है, वहां पे इन्फ्लामेशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्स स्पाइन। टीबी अगर स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है, वर्टिब्रा यानी स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्स स्पाइन। तो ये सारे के सारे जो है ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के का बताया हुआ है कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी लंग्स के अलावा टीबी कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ब्रेन में हो सकती है जिसको हमने बोला है ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस, इंटेस्टाइन में हो सकती है जिसको कौन से पार्ट में, इलियम में होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल टीबी। उसके अलावा बोन्स में हो सकती है जिसको हम बोलते हैं बोन टीबी, वर्टिब्रा में हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पोर्स स्पाइन। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हो सकती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी कौन से पार्ट में होती है, तो हमारे फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है एम्पुला,
जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, हमारी फेलोपियन ट्यूब का ये एक पार्ट होता है एम्पुला, एम्पुला के अंदर हो सकती है। तो अगर एम्पुला के अंदर टीबी होती है तो वो उसकी इन्फ्लामेशन कर देती है। यानी इन्फ्लामेशन किसकी हो रही है? ये जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, इस हमारी फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, ये होती है हमारी पूरी फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर हमारा पूरा आता है यूट्रस, ये आता है यूट्रस, और यहाँ पर आ गया हमारा यूरिथ्रा। तो इस तरीके से होता है ये। यहाँ पर होती है हमारी ओवेरीज, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, यहाँ पर होती है हमारी ओवेरीज। तो यहाँ पर मान लो एम्पुला वाला पार्ट है, इसके अंदर जैसे ही टीबी का बैक्टीरिया आके यहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देगा। तो इन्फ्लामेशन किसकी हुई है? फेलोपियन ट्यूब की हुई है। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं साल्फिंजाइटिस, साल्फिंजाइटिस। तो अगर टीबी का बैक्टीरिया फेलोपियन ट्यूब में आ गया तो वो कोज करेगा साल्फिंजाइटिस। अब अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है तो ये टीबी का बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करते करते ओवेरी में भी आएगा, तो ये ओवेरी में भी इन्फ्लामेशन कर देगा। तो ओवेरी की इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं ओफेराइटिस। और ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया होता है ये इन्फेक्शन कोज करते करते पूरे यूट्रस में भी इन्फेक्शन कोज कर देता है, और यूट्रस में इन्फेक्शन होने को हम बोलते हैं एंडोमेट्राइसिस, एंडोमेट्राइटिस। ये जो हमारी जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, तो ये पूरी लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। तो टीबी का बैक्टीरिया अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो 3 चीजें कोज करेगा। अगर वो फेलोपियन ट्यूब तक गया है तो फेलोपियन ट्यूब में तो हो गया साल्फिंजाइटिस, अगर ये इन्फेक्शन ओवेरी में भी फैल गया है तो साथ में होगा ऊफेराइटिस, अगर ये बैक्टीरिया यूट्रस में भी फैल गया है तो साथ में होगा ऊफेराइटिस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होती है अगर टीबी का बैक्टीरिया हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स में चला जाता है, वहां पर अगर वो इन्फेक्शन कोज करता है। तो अगर मान लो अगर साल्फिंजाइटिस, ऊफेराइटिस और एंडोमेट्राइटिस तीनों चीजें होती है तो इन तीनों चीजों को इन कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन तीनों चीजों को इन कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो कहीं पर भी अगर हमें ये नाम सुनने को मिल रहा है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो इसका मतलब क्या है कि उसके फेलोपियन ट्यूब में भी इन्फ्लामेशन हो रखी है, उसके ओवेरी में भी इन्फ्लामेशन हो रखी है, उसके यूट्रस में भी इन्फ्लामेशन हो रखी है, उसको साल्फिंजाइटिस भी है, उसको ऊफेराइटिस भी है, उसको एंडोमेट्राइटिस भी है। ये होता है पीआईडी के अंदर। अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है वो कोज कर रहा है पीआईडी। ठीक है, वही पीआईडी कोज कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया एम ट्यूबरकुलाई जो है वो फेलोपियन ट्यूब में पहले इन्फेक्शन करता है तो साल्फिंजाइटिस कोज करता है, ओवेरी में इन्फ्लामेशन करता है तो ओफेराइटिस कोज करता है, यूट्रस में इन्फ्लामेशन करता है एंडोमेट्राइटिस कोज करता है। और इन तीनों चीजों को इन कॉम्बिनेशन में हमने क्या बोल दिया है? पीआईडी बोल दिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो पीआईडी कोज कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, पीआईडी बोल सकते हैं क्योंकि तीनों चीजें हो रही है, तीनों चीजों को हमने कॉम्बिनेशन में बोल दिया पीआईडी। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, वही पेल्विक के एरियाज में इन सारी चीजों में इन्फ्लामेशन हो रखी है, तो हमने बोल दिया भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है ना वो पीआईडी कोज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब होता क्या है, अगर मैं थोड़ी सी गायनी की बात करूं तो गायनी के अंदर हम ये जो पीआईडी वाली बीमारी है ना ये हम गायनोकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अगर मैं गायनी की बात करूं तो गायनी में जो पीआईडी होता है ना, पीआईडी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोज होता है ना वो होता है क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस। तो मैंने तो बताया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और यहाँ बोल रहे हैं भाई गायनी के हिसाब से तो भाई जो पीआईडी का कोज होता है वो तो क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कैसे हुआ? तो वो ऐसे हुआ कि जो क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस होता है ना, इन दोनों बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में एंटर करने का रूट अलग अलग है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का बैक्टीरिया होता है वो ओरल रूट या नेजल रूट या माउथ से या नोज से हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, ओरल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करता है। लेकिन जो क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस होता है ये कभी भी अपर रूट से बॉडी में एंटर नहीं करता, ये हमेशा वेजाइनल रूट से बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसकी जो एंट्री होती है क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस की, इसकी वेजाइनल रूट से होती है। तो अगर ये वेजाइनल रूट से एंटर कर गया तो ये क्या करेगा? फेलोपियन ट्यूब में, ओवेरी में, यूट्रस में, सब में इन्फ्लामेशन कर देगा और क्या कर देगा? पीआईडी कोज कर देगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कोज कर देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो अपर रूट से एंटर करता है। अपर रूट से एंटर करके अगर वो फेलोपियन ट्यूब में चला गया है, ओवेरी में चला गया है, यूट्रस में चला गया है, वहां पे इन्फेक्शन कोज कर दिया है तो उसने पीआईडी कोज कर दिया। लेकिन क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस का जो इन्फेक्शन होता है वो लोअर रूट से होता है, वो नीचे से होना शुरू होता है। तो वो पहले एंडोमेट्राइटिस कोज करेगा, फिर वो ऊफेराइटिस कोज करेगा, फिर वो साल्फिंजाइटिस कोज करेगा और इस तरीके से वो पीआईडी कोज करेगा। तो जो वर्जिन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर पीआईडी होने का रिस्क बहुत कम होता है।
क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि क्लामाइडिया ट्रैकोमाइटिस जो है ये वेजाइनल रूट से एंटर करता है। तो जो वर्जिन वुमेन्स होती है उनके अंदर हाइमन की लेयर बनी हुई होती है, उनके अंदर हाइमन की लेयर होती है। उस लेयर की वजह से ये क्लामाइडिया जो है ये वेजाइना में एंटर कर ही नहीं पाता, क्योंकि वहां पर एक लेयर, एक बैरियर बना हुआ है। जो वेजाइना है, वेजाइना में एक बैरियर बना हुआ है, एक लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है ये अंदर एंटर ही नहीं कर पाता। तो जो वर्जिन फीमेल्स होती है जिसने कभी इंटरकोर्स नहीं किया है, उनके अंदर पीआईडी होने का रिस्क क्लामाइडिया की वजह से नहीं होता, उनके अंदर क्लामाइडिया की वजह से पीआईडी नहीं होता। अगर उनको कभी पीआईडी हुआ तो वो हमेशा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से ही होगा। वर्जिन फीमेल्स में पीआईडी क्लामाइडिया की वजह से नहीं होगा, क्योंकि क्लामाइडिया जो है वो वेजाइना से ही एंटर करता है और किसी रूट से एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लामाइडिया कांट एंटर इनटू बॉडी थ्रू, क्लामाइडिया जो है वो बॉडी में वेजाइना से एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हाइमन की लेयर जो है वो बनी हुई है, इस वजह से। तो इस केस में जो पीआईडी का कोज होगा वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ही होगा। अगर कोई वर्जिन फीमेल है, अगर उसको जो है पीआईडी हुआ है तो उसका कोज जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हाइमन की लेयर जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि वेजाइना होती है तो यहाँ पे जैसे कि हाइमन की लेयर बन रखी होती है, इस लेयर की वजह से ये जो क्लामाइडिया के बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी वेजाइना में एंटर ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फीमेल को कभी भी जो पीआईडी होगा वो क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से नहीं होता है, अपर रूट से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ने एंटर करा है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये होता है पीआईडी का सारा किस्सा कि भाई जो पीआईडी है वो किसकी, पहले तो पीआईडी में हमारी 3 चीजें आती है, साल्फिंजाइटिस, ओफराइटिस, एंडोमेट्राइटिस। किसकी वजह से हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो कहाँ से एंटर करता है? वो हमारा जो है वो ओरल रूट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ओरल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करता है, ओरल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उसको अफेक्ट करता है, हमारी ओवरी को अफेक्ट करता है, हमारी यूट्रस को अफेक्ट करता है और पीआईडी कोज करता है। जो वर्जिन फीमेल्स होती है उनके अंदर जो पीआईडी होता है वो हमेशा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से ही होता है। बाकी जो मोस्ट कॉमन कोज होता है पीआईडी का वो होता है क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, लेकिन जो क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है उसका जो एंट्री करने का रूट है वो ओरल रूट से कभी एंटर नहीं करता, वो हमेशा वेजाइनल रूट से ही एंटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्जिन फीमेल्स में अगर कभी भी हुआ तो उसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होगा। माइकोबैक्टीरियम ओरल रूट से एंटर करता है, क्लामाइडिया वेजाइनल रूट से एंटर करता है, दोनों में यही डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू असेस द कोज ऑफ पीआईडी। अब किसी को पीआईडी हो गया है तो तुम कैसे पता लगाओगे कि भाई वो किस वजह से हुआ है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से हुआ है या क्लामाइडिया की वजह से हुआ है, कैसे पता चलेगा इस चीज का? ठीक है, क्योंकि जब तक कोज पता नहीं लगेगा तब तक ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। भाई एम ट्यूबरकुलाई की वजह से अगर हुआ तो उसको पूरी एंटीटीबी का पूरा 6 महीने का ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। क्लामाइडिया की वजह से हुआ तो इसका अलग ट्रीटमेंट है, इसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा। तो कोज पता लगना बहुत जरूरी है कि अगर उसको पीआईडी हुआ है तो वो कौन सी वजह से हुआ है, वो माइकोबैक्टीरियम की वजह से हुआ है या वो क्लामाइडिया की वजह से हुआ है। तो इसको पता लगाने का जो तरीका होता है वो हम रूट से ही पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई असेंडिंग रूट से एंटर हुआ है या डिसेंडिंग रूट से एंटर हुआ है, जो इन्फेक्शन है वो माउथ से स्टार्ट हुआ है या वो इन्फेक्शन वेजाइनल रूट से स्टार्ट हुआ है। अगर वो इन्फेक्शन माउथ से हुआ है तो वो माइकोबैक्टीरियम की वजह से हुआ है, अगर वो इन्फेक्शन वेजाइना से हुआ है तो वो हुआ है क्लामाइडिया की वजह से। तो अभी वही यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि भाई एक फीमेल है, अनमैरिड है, वर्जिन है और उसको पीआईडी हो गया है तो उसका कोज क्या होगा? तो कोज क्या होगा उसका कोज ट्यूबरकुलाई होगा, क्योंकि क्लामाइडिया वेजाइना से एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइमन की लेयर बनी होती है। तो अब टीबी के अंदर हमें इस तरीके का जो एक्सरे है वो देखने को मिलता है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आया बैक्टीरिया जो है यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे जो भी एल्वलाई थी उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जो डेड बॉडीज होती है वो सारी के सारी यहाँ पर ऐसे इकट्ठी हो जाती है, सारी यहाँ पे ऐसे इकट्ठी हो जाती है और ये ऐसे ग्रेनुलोमा बना देती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो होता क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा और हमारी जो एल्वेलाई होती है, ठीक है, हमारे जो लंग्स होते हैं ना, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर होती है एल्वेलाई, ये लंग्स के अंदर जो है ना ये एल्वेलाई होती है। ये एल्वेलाई जो होती है ना ये गैस एक्सचेंज करने का काम करती है। इस एल्वेलाई के पास होती है CO2, ठीक है, और O2 दोनों होती है। तो जब हम सांस लेते हैं उस वक्त क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं उस वक्त ये एल्वेलाई जो है ये ऑक्सीजन को ले लेती है और उसके अंदर जो CO2 होती है इसको ये बाहर छोड़ देती है। तो ये जो गैस एक्सचेंज का काम होता है ना ये एल्वेलाई का काम होता है। गैस एक्सचेंज का काम जो है वो किसका होता है? एल्वेलाई का होता है। एल्वेलाई अपना ऑक्सीजन को ले लेती है और CO2 को बाहर छोड़ देती है। तो अब जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है वो क्या करता है, इस एल्वेलाई के अंदर कर देता है इन्फ्लामेशन। वो सीधा आके इस एल्वेलाई पे अटैक करेगा, इसमें इन्फ्लामेशन कर देगा। अब जब हमारी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया एंटर करेगा तो हमारी बॉडी भी तो उससे लड़ने की कोशिश करेगी।
तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, WBC रिलीज होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है, डिफेंस का काम करती है। तो जो टीबी से स्पेसिफिक टीबी का बैक्टीरिया एंटर हुआ है, तो टीबी के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वो उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगी। अब जब जंग होती है ना, तो उसमें जो है अपोजिट पार्टी के साथ साथ में अपने खुद के लोग भी मरते ही हैं थोड़े बहुत, तो ठीक है, उनके तो मरेंगे ही, साथ में थोड़े लोग हमारे भी मरते हैं। तो जब इस तरीके से रिएक्शन होती है ना, तो जब वो इस एल्वेलाई के पास जो बैक्टीरिया है, जब वो इसको मारता है, तो इसके साथ साथ हमारे जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं ना, वो भी मर जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है साथ साथ में। जब ये जंग होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो होता है जो बाहर से हमारी बॉडी में कोई भी चीज एंटर करती है, एंटीबॉडी होती है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी ने बनाया ताकि उससे वो लड़े। हमारी बॉडी ने जो एक सेना तैयार करी उस एंटीजन के अगेंस्ट, वो होती है एंटीबॉडी। तो एंटीजन तो चला गया लंग्स के अंदर, ठीक है, उसने जाके एल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन भी कर दी। अब क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है उस टीबी के स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज बनाएगी, वो एंटीबॉडी जाके उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगी, लेकिन साथ साथ में हमारे नॉर्मल टिश्यूज जो होते हैं वो भी इस जंग में हार जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एल्वेलाई के अंदर जो है जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो एल्वेलाई के अंदर पस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब दो चीज आपस में लड़ती है, इन्फेक्शन होता है, पस फॉर्मेशन होती है। अब वो जो डेड बॉडी सारी बच गई है, वहां पर वो सारी इकट्ठी हो जाती है, वहां पे एक्सुडेट बना देती है, ठीक है। तो वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है ब्रोंको निमोनिया, जिसकी वजह से हमें निमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है कि जो हमारे लंग्स है, हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हमारी जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हमें ब्रोंको निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पर सारे फाइब्रस टिश्यू मास, यानी पूरा मास वहां इकट्ठा हो जाता है, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी की वहां पे रिएक्शन होती है, तो वहां पे पूरा मास इकट्ठा हो जाता है। वो जो मास होता है, कुछ मास जो है वह कैल्सिफाइड का मतलब होता है जम जाता है, कुछ जो है वो लिक्विड के थ्रू बाहर आ जाता है, जैसे हम कफ करते हैं तो कफ में बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ जो होता है ना वो वहीं पे जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं घोन ट्यूबरकल। जैसे अभी से एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ना, ये है घोन ट्यूबरकल। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की जो भी रिएक्शन हुई थी ना, वो सारे पार्टिकल्स जो है ना, ये यहीं इकट्ठा होके यहीं पर जम गए हैं, वो सारे के सारे यहीं पे जम गए, यहीं पे इकट्ठा होके यहीं पे जम गए हैं। इसको हम बोलते हैं घोन ट्यूबरकल, इसको हम बोलते हैं घोन ट्यूबरकल। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में पूरा जो है पैथोफिजियोलॉजी होती है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, एल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन करता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, वो उस बेसिलाई के साथ साथ नॉर्मल टिश्यू को मारने की कोशिश करती है। उन दोनों में जब रिएक्शंस होती है तो आसपास में पस फॉर्मेशन भी होती है, इन्फेक्शन भी होता है, हमें निमोनिया होने का रिस्क रहता है। फिर जो फाइब्रस टिश्यू का एक जो पूरा मास बनता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, कुछ तो लिक्विफाई होकर हम कफ अप करके बाहर निकाल देते हैं, कुछ जो होता है वो घोन ट्यूबरकल की फॉर्म में वहीं जमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास कोजेस। तो अब इसके कोजेस क्या हैं, टीबी किस वजह से हो रहा है, उसके क्या कोजेस है। तो मेन जो कोज था इसका वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये तो है भाई इसका कोज, ठीक है। अगर नॉर्मली पूछो व्हाट इज द कोज फॉर माइकोबैक्टीरियम टीबी, तो उसका जो कोज होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और क्या कारण होते हैं, और कैसे टीबी हो सकती है। अगर तुम किसी टीबी वाले पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आए हो, में आए हो तो टीबी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया टीबी जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक फैलने वाली बीमारी है। तो अगर किसी पेशेंट को टीबी है, तुम उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, तो तुम्हें भी टीबी हो सकती है। दूसरा, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, उसको भी टीबी होने के बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं। टीबी वाला जो बैक्टीरिया होता है वो हमेशा उसी टाइम हावी होता है हमारी बॉडी के ऊपर, जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है ना, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, क्षमता बोल लो, सहन शक्ति बोल लो। तो जब तक हमारी बॉडी सहन कर रही है, जैसे ही उसकी क्षमता गई नीचे, वैसे ही जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी पे हावी हो जाता है और टीबी हमें डायग्नोज हो जाती है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यानी वो लोग जिनका जो इम्यून सिस्टम, जो सहन शक्ति है वो बहुत कमजोर होती है, जैसे कि मान लो किसी को HIV है यानी एड्स है, किसी को कैंसर है, किसी को जो है ट्रांसप्लांटेटेड ऑर्गन इंक्रीज, यानी कि जो ऑर्गन है वो किसी और का ऑर्गन उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, तो उस केस में हम पेशेंट में जो है ना दवाइयां चलाते हैं, स्टेरॉइड्स। अब वो स्टेरॉइड्स का काम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोरी रखता है। क्यों रखता है, ताकि अब हमने जब किसी और का ऑर्गन किसी की बॉडी में डाला है, तो उसकी बॉडी जो है ना वो उसको फॉरेन बॉडी समझेगी, क्योंकि डाला तो हमने बाहर से ही है, तो वो उसको फॉरेन बॉडी समझेगी। बाहर से हमने कोई ऑर्गन बॉडी में डाला है तो वो उसको फॉरेन बॉडी समझेगी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्क रहता है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे और उसको रिजेक्ट कर दे। तो इसीलिए हम स्टेरॉइड देते हैं ताकि एंटीबॉडी ना बने,
ठीक है। एंटीबॉडी बनने का मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर गई तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी। तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि जो इम्यून सिस्टम है ना उसको शांत रखा जाए, ताकि एंटीबॉडी ना बने और वो जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट ना हो। तो ऐसे जो केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है, जैसे जो एड्स वाली बीमारी होती है, एड्स वाली बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। कैंसर वाली बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो होते हैं इनमें हमारा सिस्टम बहुत वीक होता है। तो इन सारे केसेस में टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस आईवी इंजेक्शन, मान लो एक पेशेंट है उसको टीबी है और उसी इंजेक्शन से दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया है, तो उस केस में भी टीबी हो सकती है। या फिर जैसे कि एक ही इंजेक्शन जो है वो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में रिस्क रहता है। अगर प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अगर जो होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, जो माइनॉरिटीज होते हैं, गंदगी में रह रहे हैं, जगह नहीं है रहने की, छोटा सा घर है, आसपास में साफ सफाई नहीं है, उनमें होने में रिस्क रहता है। प्लस जो इमिग्रेंट होते हैं, इमिग्रेंट का मतलब होता है कि जो ऐसी कंट्री से आ जाते हैं कि जहां पर जो है टीबी बहुत ज्यादा है, एक कंट्री है जहां पर टीबी का बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, टीबी के पेशेंट्स काफी ज्यादा देखे जाते हैं, वो लोग अगर किसी दूसरी कंट्री में आ रहे हैं तो दूसरी कंट्री के लोगों को, जैसे कोविड वाला सिस्टम था कि जो है जो कोविड है वो फैला किसी और कंट्री में था, लेकिन वहां से जैसे इमिग्रेंट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी का आना, तो जैसे ही वो दूसरी कंट्री में आएगा तो वहां पर भी जो पेशेंट है उस तरीके के हमें देखने को मिलेंगे, इस तरीके से वो फैलने लग जाता है। जो ओवर क्राउडेड एरियाज होते हैं वहां पर भी टीबी के इन्फेक्शन के फैलने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो इस तरीके से जो टीबी है वो फैलती है। जैसे तुम देख लो, ये एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये लंग्स है, ये लंग्स में टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जैसे ही ये खांसेगा वैसे ही जो टीबी का बैक्टीरिया है ना वैसे सराउंडिंग में जो है जाएगा, ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाएगा। कफ और जैसे ही वो कफ और स्नीज करेगा, जैसे ही वो छींक मारेगा, वैसे ही जो माइकोबैक्टीरियम के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो माउथ या नोज के थ्रू दूसरे पेशेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं और सेम वही दूसरे पेशेंट में जाके लंग्स के अपर लोब में जाकर के इन्वेड हो जाएंगे। लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, एल्वेलाई में जाके इन्फ्लामेशन कर देंगे और ब्रोंकोनिमोनिया कोज कर देंगे, कैविटी कोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। तो ये होता है टीबी का लंग्स, ठीक है। टीबी के केस में हमें अगर हम एक्सरे देखते हैं तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होगी, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही फेमस है, अभी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो चेकअप करवा लो, ठीक है। तो मेन जो इसका सिम्टम होता है वो हमें इसमें कफ देखने को मिलता है। मेन जो इसका सिम्टम होता है इसमें हमें कफ देखने को मिलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि टीबी का बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करा तब से लेकर के पहला सिम्टम जो मुझे आया वो पूरा पीरियड जो है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर आज मेरे अंदर टीबी का बैक्टीरिया एंटर करेगा तो वो सिम्टम कब दिखाएगा, 4 से 8 हफ्ते बाद, 1 से 2 महीने बाद जो है मुझे टीबी के सिम्टम दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी उसने एंटर करा है तो कल मेरे को बुखार आने लग गया, कल से मुझे खांसी हो गई, नहीं। क्योंकि मैंने बताया टीबी का बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। तो अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो टीबी का बैक्टीरिया जैसे ही मेरी बॉडी में एंटर करेगा, तो एंटर करने के 4 से 8 हफ्ते बाद मुझे सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, जिसकी वजह से इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 8 हफ्ते का होता है। और कई बार जो है टीबी असिम्टोमेटिक रहती है, कई बार तो सिम्टम्स आते भी नहीं है टीबी के, ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इंसान को फटीक लगता है, वीकनेस लगती है, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी उसको, वेट लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, नाइट में स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, फीवर रहेगा उसको, नाइट स्वेटिंग बता ही दिया है, ठीक है। ये सारे हॉलमार्क्स है टीबी के। ये स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है टीबी के, ये सेकेंडरी सिम्टम है, मतलब ऐसे दिख सकते हैं, ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। मेन सिम्टम जो होता है ना वो होता है कफ। मेन सिम्टम जो हमें टीबी में देखने को मिलता है वो हमें कफ देखने को मिलता है, हेमोपेटाइसिस देखने को मिलता है, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्लाइवा, ठीक है। स्लाइवा में जैसे कि थूक में जो है ब्लड देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। तो मेन सिम्टम जो है ना हमें यही देखने को मिलते हैं, कफ देखने को मिलता है, हेमोपेटाइसिस, चेस्ट पेन और फीवर भी देखने को मिलता है, ठीक है। फीवर भी देखने को मिलता है। इनके अलावा हमें जो है ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिर से मैंने बता दिया है, ठीक है। कफिंग दैट लास्ट, टीबी में हमें सबसे ज्यादा जो कफ देखने को मिलता है जो 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी, अगर 3 या 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो रही है तो जाके अपना चेकअप करवाओ टीबी का,
ठीक है। जब कफ करेगा तो कफ में ब्लड देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया हेमोपेटाइसिस। पेशेंट को फीवर होगा तो नाइट में स्वेटिंग भी होगी, बहुत ज्यादा थकावट लगेगी उसको, बहुत ज्यादा वेट लॉस भी होगा उसका, ठंड लगेगी उसको, भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी इसीलिए वेट लॉस होगा, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट लॉस होता है। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। ये वही सिम्टम्स हो गए हैं, ये मैंने बता दिया है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो मेनिंजाइटिस में होती है, लिम्फ नोड्स में होती है, हमारे जो टीबी की लेयर होती है प्लूरा, लंग्स की लेयर होती है प्लूरा, उसमें भी देखने को मिलती है, बोन्स में देखने को मिलती है, जीआईटी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो असेसमेंट की अगर बात हम करें, भाई क्या क्या टेस्ट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो भाई देखो सबसे जो हम बोले कन्फर्मेटरी, तो कन्फर्मेटरी तो होता है भाई स्पुटम की माइक्रोस्कोपी करो, जो स्पुटम है स्पुटम की माइक्रोस्कोपी करो, क्योंकि स्पुटम जो है वो डायरेक्ट लंग्स में से निकल के आता है बाहर, तो उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली पता लगेगा टीबी के बैक्टीरिया का, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया मैंने बताया वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके वो वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, वहीं जाके वो जम जाता है, फिर उसका जब लिक्विफेक्शन होता है तो हम कफ अप करते हैं, तो कफ अप में जब हम कफ का टेस्ट करेंगे, जब हम स्पुटम का टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें टीबी का बैक्टीरिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है इसका वो होता है स्पुटम माइक्रोस्कोपी, स्पुटम का ही हमें टेस्ट करना होता है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो मतलब पेशेंट को टीबी है। दूसरा हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, जो स्पुटम में हम जो है स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग से हमें पता लग जाएगा कि भाई ये कौन सा बैक्टीरिया है, क्योंकि जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया होता है वो एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका जो नेचर होता है वो एसिड फास्ट नेचर होता है। तो हम झील नील्सन स्टेनिंग करते हैं, कई तरीके की स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग कई तरीके की होती है, तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए हम झील नील्सन स्टेनिंग करते हैं। उसके अलावा हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके लिए हम स्किन टेस्ट करते हैं। स्किन टेस्ट में हम क्या करते हैं, मॉन्टॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, कितना 0.1 ml, कौन से रूट से लगाते हैं, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक इंजेक्शन है जिसका नाम है मॉन्टॉक्स, ठीक है, मॉन्टॉक्स का ये एंटीबॉडी बेस्ड इंजेक्शन होता है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जाएगा जब, तो अगर हमारी बॉडी में टीबी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रखी होगी ना, तो जिस एरिया में तुमने इंजेक्शन लगाया है वहां पर ये रेडनेस कर देगा, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई, ये एंटीबॉडी दिखाएगा, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी दिखाएगा ये, क्योंकि एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करा, तो एंटीबॉडी हमेशा तभी बनती है जब एंटीजन जाता है बॉडी में, तभी एंटीबॉडी बनती है, बेफिजूल में नहीं बनती है। जैसे ही बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया जाता है तभी हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो ये एंटीबॉडी का टेस्ट करता है कि अगर बॉडी में एंटीबॉडी मिली, टीबी की एंटीबॉडी मिली, तो इसका मतलब पेशेंट को टीबी है। तो ये कैसे पता लगता है, तो अगर टीबी की एंटीबॉडी होगी तो जिस एरिया में हम इंजेक्शन लगा रहे हैं ना वो एरिया रेड हो जाता है। अब कितना रेड होता है वो मैं आगे बताती हूँ तुम्हें। तो 0.1 ml लगाते हैं, कौन से रूट से लगाते हैं, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के 72 घंटे बाद हम उस साइट को देखते हैं कि वहां पर रेडनेस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन लगाया हमने आज, पेशेंट को उस एरिया, जैसे कि मान लो ये, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, यहाँ पे हमने जो है पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया है। इंजेक्शन लगाने के बाद इस एरिया को ना हम सर्कल कर देते हैं, पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे साबुन वाबुन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है। अब ये एरिया जो है ना हम 72 घंटे बाद देखेंगे। अब इस एरिया को हम 72 घंटे बाद देखेंगे कि यहाँ पर रेडनेस जो है वो कितनी है, और पहली बात तो है, और है तो कितनी है, ये चीजें हम देखते हैं। अब अगर मान लो वो जो रेडनेस है ना वो 0.5 mm तक ही आई है, मतलब ये है, अब जो रेडनेस है ना वो सिर्फ इतनी सी ही रेडनेस हुई है एरिया में, तो टेस्ट नेगेटिव है, तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। वो जो हमने इंजेक्शन लगाया बस उसी की वजह से रेडनेस है, एंटीबॉडी की वजह से नहीं है, उसका टेस्ट नेगेटिव है। अगर मान लो रेडनेस जो है वो 6 से 9 mm तक हो रही है, अगर इतनी रेडनेस हो गई है तो इसका मतलब हम उस पर शक कर सकते हैं कि इसको टीबी हो सकती है, तो हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे स्पुटम माइक्रोस्कोपी। लेकिन अगर रेडनेस भैया 10 mm तक चली गई है, पूरी फैल चुकी है, तो हम उसको बोलेंगे इसको कंफर्म टीबी है। तो ये इसकी होती है रेटिंग, ठीक है, ये होती है रेटिंग। अगर जो है 5 mm तक है तो नेगेटिव, अगर 6 से 9 mm तक रेडनेस हो रखी है तो इसका मतलब हम इसको टीबी हो सकती है, तो हमें इसको दोबारा इसका कोई और टेस्ट करना पड़ेगा, स्पुटम माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। और तीसरा हमारा जो है वो होता है 10 mm तक रेडनेस होना। 10 mm तक अगर रेडनेस हुई तो इसको कंफर्म टीबी है, ठीक है। जैसे कि अब ये डायग्राम देखो, ये इस तरीके से होता है, ये होता है, ये इंट्राडर्मल लगता है यहाँ पे हमेशा, यहाँ पे लगता है, हाथ के यहाँ पे लगता है, इंट्राडर्मल लगता है। तो जैसे ही यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे ये एरिया जो है ये ऊपर की तरफ थोड़ा आ जाता है, ठीक है।
यहाँ पे हम सॉल्यूशन डालेंगे, ये इस तरीके से आता है। तो फिर ये जैसे ये इंजेक्शन लगाया था ना, अब ये यहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया है, 72 घंटे बाद हम इस साइट को असिस्ट करते हैं। ये हमारा एक स्केल होता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट रूलर होता है। तो अब हम देखेंगे भाई इसको कितनी रेडनेस हो रखी है, ठीक है। अगर उसको 10 mm से ज्यादा रेडनेस हो रखी है तो हम बोल देंगे भाई इसको टीबी जो है वो पॉजिटिव है। अब देखो, अब जो ये एरिया हम देख रहे हैं ना रेडनेस का, ये 2-3 केसेस में थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग होता है। जैसे मान लो पेशेंट को बीसीजी की वैक्सीन लगी हुई है। बीसीजी जो वैक्सीन होती है ना, बीसीजी की वैक्सीन जो है अगर तुम्हें पता हो बर्थ पे लगती है, ठीक है। तो बीसीजी की वैक्सीन अगर पेशेंट को, अच्छा बीसीजी की जो वैक्सीन होती है ना वो 11 साल तक प्रोटेक्शन देती है। कितने साल तक प्रोटेक्शन देती है? तो वो देती है 11 साल तक वो टीबी से प्रोटेक्शन देती है। लेकिन जो बीसीजी की वैक्सीन होती है वो 2 टीबी बताई मैंने तुम्हें, पल्मनरी और एक्स्ट्रा पल्मनरी। बीसीजी की वैक्सीन जो है ना ये पल्मनरी से प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये एक्स्ट्रा पल्मनरी से प्रोटेक्शन देती है। बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो टीबी से प्रोटेक्शन तो देती है लेकिन एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी से देती है, पल्मनरी से नहीं देती है। इसकी वैलिडिटी 11 साल की होती है। आज अगर मैंने टीबी की वैक्सीन लगवाई है, मतलब बीसीजी लगवाया है ना, तो 11 साल तक मुझे एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी तो नहीं होगा। अगर मेरे लंग्स में हुआ भी ना तो वो लंग्स तक ही रहेगा, किसी और ऑर्गन में नहीं जाएगा, किसी और ऑर्गन की टीबी मुझे नहीं होगी। अगर मैंने आज बीसीजी की वैक्सीन लगाई है तो 11 साल तक मुझे एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी तो नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए बीसीजी लगती है। दो चीजों के लिए लगती है, एक तो टीबी के लिए लगती है, दूसरा लेप्रोसी के लिए भी लगती है, ठीक है। बीसीजी दोनों पे काम करती है, टीबी पे भी काम करती है और लेप्रोसी पे भी काम करती है। तो अब मान लो मुझे आज बीसीजी की वैक्सीन लगी, ठीक है। अब मान लो जो पेशेंट, अब बीसीजी की वैक्सीन जो है, बीसीजी की वैक्सीन में होता क्या है, एंटीबॉडीज ही होती हैं, टीबी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। कि अगर मान लो मेरे को टीबी का बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर करा भी तो मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो वो उससे लड़ लुड़ा के उसको खत्म कर देगी, मुझे टीबी नहीं होगी। एक्स्ट्रा की बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा पल्मनरी की, ठीक है। तो बीसीजी की वैक्सीन में होता क्या है, टीबी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। तो जैसे ही हमने वैक्सीन लगाई, मेरी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अब तुम आओ मुझसे लड़ने के लिए, मेरे पास तो पूरी सेना पहले से ही पड़ी है। तो जैसे ही टीबी का इन्फेक्शन जाकर मेरे ब्रेन को, मेरे जीआई सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो उसको लड़ लुड़ा के उसको खत्म कर देगी। तो मेरी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जब मैं मोनटॉक टेस्ट करूंगी तो अब क्योंकि मेरी बॉडी में एक तो पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जब बाहर से फॉरेन बॉडी मेरी बॉडी में जाएगी तभी भी मेरी बॉडी तो एंटीबॉडी बनाएगी, क्योंकि बाहर से फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी में गया है, एक बैक्टीरिया गया है, तो मेरी बॉडी तो एंटीबॉडी बनाएगी। नॉर्मल जो एक फिनोमिना है वो तो वो करेगी। तो यानी कि नॉर्मल एंटीबॉडी तो जो बनी वो तो बनी, ऊपर से बीसीजी वैक्सीन मैंने ले रखी है, तो बीसीजी की वजह से भी मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है, तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज है मेरी बॉडी में। तो जब हम मोनटॉक्स का इंजेक्शन लगाएंगे ना तो काफी ज्यादा एरिया हमें रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो मोनटॉक्स का टेस्ट है ये एंटीबॉडी टेस्ट है। इसमें हम यही देख रहे हैं कि बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं है टीबी की। मेरी बॉडी में इतनी एंटीबॉडी है टीबी की कि एरिया जो है ना वो काफी ज्यादा रेड होता है। तो इसमें हमें फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिल सकता है। मुझे टीबी है नहीं, लेकिन रीडिंग इतनी आ जाएगी कि ऐसा जैसे 10 mm से ज्यादा की रीडिंग आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि पेशेंट को टीबी है, हालांकि उसको टीबी नहीं है। ये होता है फॉल्स पॉजिटिव टीबी। उसको वो पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि उसने बीसीजी की वैक्सीन ले रखी है। तो इसीलिए अगर पेशेंट ने बीसीजी की वैक्सीन ले रखी होती है ना, तो अब हम उसको टीबी पॉजिटिव तभी मानेंगे अगर उसका एरिया जो है 15 mm से ज्यादा रेड है। 10 mm का नहीं मानेंगे। नॉर्मल केस में हम 10 mm मानते हैं, ठीक है। जैसे इधर देखो, पेशेंट को कफ है, ठीक है, तो नॉर्मल केस में जो है 0 से 5 जो है उसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 10 से ज्यादा आया तो हम उसको कंफर्म मानते हैं। ये नॉर्मल केस है, ना उसको बीसीजी की वैक्सीन ली है, ना उसको और कोई इन्फेक्शन है, ना उसको एचआईवी है, ना कोई बीमारी नहीं है उसको। नॉर्मली पेशेंट आया है, कोई बीमारी नहीं थी, नॉर्मली आया, भाई मेरे को 3 हफ्ते हो गए, मुझे खांसी है, हमने उसका टेस्ट करा, उसका मोनटॉक्स करा और 10 mm तक उसकी हमने देख ली, भाई 10 mm से ज्यादा रेडनेस हो गई है, तो वो हो गया नॉर्मल टीबी। अगर पेशेंट ने बीसीजी की वैक्सीन ले रखी होगी तो उसकी बॉडी में एक तो पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, ऊपर से टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेरी बॉडी ने और बनाई है, तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडी होने की वजह से जो एरिया होता है ना वो काफी ज्यादा रेड देखने को मिलता है। तो अगर मान लो इस केस में अगर 10 mm एरिया रेड देखने को मिला, बीसीजी की वैक्सीन लगा रखी है पेशेंट ने, हमने मोनटॉक्स करा और उसका एरिया जो है वो 10 mm तक रेड है, तो उसको हम टीबी पॉजिटिव नहीं मानते, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव मानते हैं। असल में पेशेंट को टीबी नहीं है। अगर उसने बीसीजी की वैक्सीन लगा रखी है तो अगर उसकी रीडिंग 15 mm से ज्यादा आती है तो ही हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर उसकी रीडिंग 15 mm से ज्यादा आती है तो ही हम उसको
पॉजिटिव मानेंगे। अब बात अगर मैं HIV की करूं या कैंसर की करूं, जो बीमारियां इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसमें क्या होता है कि अब क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम वीक है तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडी भी कम बनेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम का मतलब ही मैंने बताया डिफेंस, WBC एंटीबॉडीज बनाती है। अब मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि वो इतने WBC बना ही नहीं पाएगा जितना कि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं ना, तो पेशेंट को बेशक टीबी हो लेकिन उसको इतनी रेडनेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये रेडनेस किस वजह से हो रही थी? ये एंटीबॉडी को दिखाने की वजह से हो रही है कि पेशेंट की बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज हैं, उसके हिसाब से रेडनेस हो रही है। लेकिन पेशेंट को HIV है, HIV का जो पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही इतना कमजोर होता है कि उसके अंदर इतनी एंटीबॉडी नहीं बनती, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये इतना ज्यादा रेड नहीं होता। तो क्या पेशेंट को टीबी नहीं है? तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि पेशेंट का एरिया जो है वो इतना रेड नहीं दिखाई देगा, तो हम इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। ये नेगेटिव टेस्ट दिखा रहा है क्योंकि इसमें एरिया जितना रेड होना चाहिए था टीबी को कंफर्म करने के लिए उतना रेड नहीं हो रहा है, कम रेड हो रहा है। तो ये नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन ये फॉल्स नेगेटिव है क्योंकि असल में पेशेंट को टीबी है लेकिन ये रीडिंग फॉल्स दिखा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव टीबी। तो ऐसे केसेस में अगर रेडनेस जो है वो 5 mm तक हो जाती है तो भी हम उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी कमी बनेगी, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसीलिए हम उसको 5 mm पे भी पॉजिटिव ही मानेंगे। अगर 5 mm की रेडनेस हो रही है तो भी हम उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। तो ये 3 कंसेप्ट होते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के। नॉर्मली जो है 10 mm से ज्यादा को मान लेते हैं, लेकिन BCG की वैक्सीन लगा रखी होती है तो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बन रही है बॉडी में, मेरी बॉडी भी बना रही है, BCG भी बना रही है, तो 15 mm से ज्यादा अगर रेडनेस होती है तो ही पॉजिटिव मानते हैं। HIV का जो पेशेंट होता है, HIV के पेशेंट में इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, एंटीबॉडी बहुत कम होती है, इसीलिए 5 mm तक भी हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो ये होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का सारा फंडा। ये मैंने तुम्हें दिखा दिया। नेक्स्ट फिर जो है इसका स्टार्ट करते हैं हम डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम फॉर पल्मोनरी टीबी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम फॉर पल्मोनरी टीबी, यानी पल्मोनरी टीबी को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया पल्मोनरी टीबी का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो हमारा क्या था? स्पूटम माइक्रोस्कोपी। ठीक है, मैंने बताया स्पूटम टेस्ट जो है वही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टीबी का। तो भाई अब जो है जब टीबी हो रही होती है तो यही क्यों बोलते हैं भाई 2 या 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो टीबी का टेस्ट कराओ, तो सारा कंफर्मेशन उसी से होगा। कैसे? तो मान लो अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और पेशेंट को जो है अभी भी कफ हो रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम 2 स्पूटम के सैंपल लेंगे। कितने सैंपल लेंगे? 2 सैंपल लेंगे। तो ये पिछले नोट सेट में पूछा गया था प्री में कि कितने सैंपल्स लेते हैं हम स्पूटम के, ये क्वेश्चन आया हुआ है नोट सेट के अंदर। तो हम 2 सैंपल लेते हैं अगर हमें टेस्ट करना होता है। अब 2 सैंपल ले लिए, अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव आए हैं, 2 सैंपल ये थे स्पूटम के, दोनों का हमने टेस्ट करा, दोनों ही जो है हमारे नेगेटिव आए हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? 10 से 14 दिन तक एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, नॉर्मल एंटीबायोटिक चलाते हैं, क्योंकि पेशेंट को कफ तो हो ही रखा है, हल्का फुल्का कोई ना कोई इन्फेक्शन तो है ही बॉडी के अंदर। ठीक है, कोई ना कोई इन्फेक्शन तो है ही, तो हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, 10 से 14 दिन तक हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। लेकिन 10 से 14 दिन बाद भी उसको दोबारा से कफ हो रहा है, उसका कफ जो है वो ठीक नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे? दोबारा से स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे। दोबारा से स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे। जब तुमने दोबारा से स्पूटम एग्जामिनेशन किया, उसमें से एक टेस्ट जो है या तो मान लो फिर से नेगेटिव आया, तुमने दोबारा से स्पूटम एग्जामिनेशन किया और स्पूटम एग्जामिनेशन जब किया तो दोबारा नेगेटिव आए, दोनों दोबारा नेगेटिव आए, या फिर दोनों में से एक, या फिर दोनों पॉजिटिव आए, या तो दोनों नेगेटिव आए, ये तो हो गया ये वाली कंडीशन, या तो दोनों दोबारा से नेगेटिव आए। ठीक है, दूसरा दोनों में से एक या 2 पॉजिटिव आए, या तो 1 या तो 2 पॉजिटिव आए। तो अगर दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव आ जाता है, दोनों सैंपल में से कोई भी एक पॉजिटिव आता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पूटम पॉजिटिव टीबी, कि भाई हमने स्पूटम टेस्ट किया है और स्पूटम में पॉजिटिव आ गया है, तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे स्पूटम पॉजिटिव टीबी, और हम उसका एंटी टीबी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है यही यहाँ पर भी बता रखी है कि हमने 2 सैंपल लिए थे, 2 सैंपल लिए तो या दोनों नेगेटिव आए हैं तो हमने एंटीबायोटिक चला दी, लेकिन जब हमने लिए अगर तभी 1
या 2 पॉजिटिव आ गए हैं तो वही स्पूटम समियर पॉजिटिव टीबी हम उसको बोलते हैं, उसका एंटी टीबी का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट आया, पेशेंट को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रखी है, हमने उसके 2 सैंपल ले लिए स्पूटम के, अब या तो दोनों नेगेटिव आ गए हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक या दोनों पॉजिटिव आए। नेगेटिव आए तो हमने उसका ट्रीटमेंट चला दिया, नॉर्मल 10 से 14 दिन एंटीबायोटिक दे दी। लेकिन अगर दोनों में से एक भी पॉजिटिव आता है या दोनों पॉजिटिव आते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पूटम समियर पॉजिटिव टीबी। पॉजिटिव है, स्पूटम पॉजिटिव आया और हम उसका एंटी टीबी ट्रीटमेंट चला देंगे। लेकिन एंटीबायोटिक चलाने के बाद भी उसको कफ हो रहा है, अभी भी वो ठीक नहीं हुआ, तो दोबारा से टेस्ट करेंगे। दोबारा से टेस्ट करने के बाद भी दोनों नेगेटिव आए हैं या एक या दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो अगर एक भी सैंपल आया दोनों में से एक भी, तो हम उसको बोलते हैं स्पूटम पॉजिटिव टीबी। लेकिन अभी भी नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में जो है कंटिन्यू हम उस केस में दोबारा से स्पूटम का एग्जामिनेशन करें। जो हमने दोबारा करा हमने पेशेंट को, हमने एंटीबायोटिक चला दी थी, ये दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दोबारा नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो दोबारा जो पेशेंट था नेगेटिव आया था, हमने उसको एंटीबायोटिक चला दी। एंटीबायोटिक चलाने के बाद अभी भी उसको कफ हो रहा है तो दोबारा से हमने 2 सैंपल लिए, दोबारा से हमने उसके 2 सैंपल लिए। तो पॉजिटिव का तो मैंने बता दिया, दोनों में से अगर एक भी पॉजिटिव आता है तो उसको हम बोलते हैं स्पूटम पॉजिटिव टीबी। लेकिन अभी भी नेगेटिव आया, अब उसको सिम्टम्स आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी उसको नेगेटिव आ रहा है, वो सिम्टम्स भी आ रहे हैं, उसको कफ भी हो रहा है, हमने उसका स्पूटम एग्जामिनेशन भी कर दिया, अभी भी वो नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में फिर हम पेशेंट का करते हैं चेस्ट एक्सरे। जैसे मैंने तुम्हें अभी पीछे एक्सरेज दिखाए इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। तो इस केस में हम जो है पेशेंट का एक्सरे करेंगे। अब अगर मान लो एक्सरे आया नेगेटिव तो उसको हम बोलते हैं अब तो भाई पेशेंट को टीबी है ही नहीं। स्पूटम कर दिया, स्पूटम भी नेगेटिव आ गया, एक्सरे कर लिया, एक्सरे भी नेगेटिव आ गया, तो पेशेंट को टीबी नहीं है, कोई और बीमारी है, कोई और हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर एक्सरे में पॉजिटिव दिखाई दिया, एक्सरे में पॉजिटिव दिखाई दिया तो उसको हम बोलते हैं भाई स्पूटम समीर जो था ना वो तो नेगेटिव आया, लेकिन जो एक्सरे है वो पॉजिटिव आया, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे और उसका एंटी टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि जो हमारा टीबी का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। ठीक है, तो एक्सरे में अगर टीबी के कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पूटम समीर नेगेटिव। स्पूटम समीर नेगेटिव क्यों बोला है? क्योंकि जो स्पूटम का टेस्ट था वो तो नेगेटिव ही आया है, हमने 2 बार करके देख लिया नेगेटिव आया है, लेकिन टीबी क्यों है उसको? क्योंकि वो एक्सरे में दिखाई दे रही है, एक्सरे में उसको टीबी शो हो रही है, इसलिए हमने टीबी बोला है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 सैंपल ले लिए, 2 सैंपल ले लिए, अगर एक दोनों ही पॉजिटिव आते हैं तो हम उसको बोलेंगे स्पूटम पॉजिटिव टीबी, उसको हम बोलेंगे स्पूटम पॉजिटिव टीबी। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो उस केस में हम उसका एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, उस केस में हम उसका एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद भी अभी भी उसको कफ हो रहा है तो उसके बाद हम दोबारा से उसके 2 सैंपल लेंगे, दोबारा से 2 सैंपल लेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे। दोनों सैंपल अगर वही सेम, अगर एक या दोनों में से एक या दोनों ही पॉजिटिव आ गए तो फिर वही है स्पूटम पॉजिटिव टीबी है। लेकिन अभी भी नेगेटिव आया है तो उस केस में फिर हम करते हैं एक्सरे। एक्सरे करने के बाद अगर मान लो अभी भी नेगेटिव आया है तो मतलब उसको टीबी नहीं है, नॉन टीबी है। लेकिन अगर एक्सरे में कोई ना कोई लक्षण शो हो रहे हैं टीबी के तो उस केस में हम उसको बोलेंगे स्पूटम नेगेटिव टीबी, क्योंकि स्पूटम नेगेटिव आया था, एक्सरे में पॉजिटिव शो हो रहा है। अब बात करेंगे भाई प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, टीबी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रिवेंशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई हमें टीबी को टाइम पर पहचानना बहुत जरूरी है, टीबी को टाइम पे पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे ही सिम्टम्स आना शुरू होते हैं वैसे ही जाके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा टीबी की रिकवरी होगी और उतनी ही अच्छी हमारी हेल्थ रहेगी। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है जिस पेशेंट को टीबी होती है। उसके अलावा अगर प्रिवेंट करना है तो हमें कंट्रोल मेथड्स का यूज करना चाहिए, जैसे मास्क वगैरह लगा के रखो ताकि किसी और इंसान को टीबी ना हो। प्रॉपर सर्वे करना जरूरी है, जैसे कि हम चाह रहे हैं प्रिवेंट करना, तो जैसे कम्युनिटी में जाना, सबके टेस्ट करना, मोन्टोक्स टेस्ट करना, ताकि अगर मान लो एक इंसान को है तो उससे ज्यादा लोगों में ना फैले। तो सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको जाना चाहिए कम्युनिटी में, रूटीन टेस्ट करवानी चाहिए। खुद के रूटीन टेस्ट करने बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं। अगर वो अपना टेस्ट नहीं करेंगे तो उनसे दूसरे लोगों को भी फैल सकता है। बीसीजी की वैक्सीन लगानी चाहिए टीबी के अगेंस्ट, मैंने बता ही दिया। ये हमें टीबी और लेप्रोसी दोनों से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी से
प्रोटेक्ट कर रही है, पल्मोनरी से नहीं कर रही है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 11 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो रेस्पिरेटरी के सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर टीबी को टाइम पे कवर ना करो तो रेस्पिरेटरी की कोई भी बीमारी हो सकती है। उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो अपर लोब से स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा, और वो करते करते जो है वो सारे टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट करना शुरू करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा के पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा फेल हो जाता है। न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पर कैविटीज बन रही है, यहाँ पर एयर फिल हो रही है, ठीक है, कैविटीज बन रही है, एयर फिल हो गई है। कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस। तो जो है यहाँ पे जितने भी टिश्यूज थे इसने इस टिश्यू की डिस्ट्रक्शन कर दी, अब यहाँ खाली स्पेस यानी एयर भर गई है लंग्स के अंदर, तो होता है न्यूमोथोरेक्स। निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है, लंग्स के अंदर निमोनिया भी हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो एंटी टीबी का ट्रीटमेंट होता है ना वो लगभग 6 से 12 महीने चलता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नॉर्मली 6 महीने चलता है, जो नॉर्मल टीबी होती है वो 6 महीने चलती है। 12 महीने जो है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होता है। वैसे अगर पूछा जाए तो 6 मंथ का ही ट्रीटमेंट होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो मैं अभी आगे बताऊंगी, उसमें 12 महीने तक चलता है। दवाइयों की बात करें तो पहले फर्स्ट लाइन ड्रग आती है। फर्स्ट लाइन में हमारे पास आती है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पायरासिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। 5 दवाइयां हैं फर्स्ट लाइन के अंदर। 5 दवाइयां आती है जिसमें आता है हमारे पास आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पायरासिनामाइड और एक और है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आगे बताऊंगी अभी। एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी 2 चीजें हैं। अब एक्टिव टीबी जो है वो पेशेंट जिनको अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्टिव टीबी है, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको जो है हम ये चारों ड्रग देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल और पायनाजिनामाइड। ये चारों दवाइयां उनकी चलती है 2 महीने तक चलती है, और फिर 2 महीने के बाद जो 4 महीने रह गए हैं उसमें INH जो है ये हम आइसोनियाजिड के लिए यूज कर रहे हैं, रिफ जो है वो हम रिफेम्पिसिन के लिए यूज कर रहे हैं। तो बाकी के 4 महीने सिर्फ ये दोनों दवाएं चलेगी। जिसको एक्टिव टीबी है, तुमने टीबी का टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया, तो उस टाइम पर 2 महीने तक तो ये चारों दवाइयां चलती है। बाकी के 4 महीने जो है 2 दवाइयां चलती है। शुरू के 2 महीने चलेगी आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल और पायनाजिनामाइड, ये चलती है सारी, और बाकी के जो 4 महीने होते हैं उसमें आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन चलती है। लेटेंट की अगर मैं बात करूं, लेटेंट टीबी जो होती है उसको 9 महीने लग जाते हैं ट्रीट करने में, लेटेंट टीबी को, ठीक है। देखो ये होता है, जो लेटेंट टीबी होती है ये हमारी बॉडी में ग्रो नहीं करती है। ये जो लेटेंट टीबी होती है, टीबी लिव्स, टीबी बॉडी में तो है लेकिन वो ग्रो नहीं करेगी। डजंट मेक अ पर्सन फील सिक और हैव सिम्टम्स, यानी पेशेंट की बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन ना वो ग्रो करेगा ना वो सिम्टम दिखाएगा, छुप के बैठा रहेगा, ना वो ग्रो करेगा ना वो सिम्टम्स दिखाएगा। अब जब सिम्टम्स ही नहीं दिखाएगा तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड भी नहीं होगा, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड भी नहीं होगा। कैन एडवांस टू टीबी डिजीज, लेकिन ये बीमारी आगे चल के टीबी डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। वो बैक्टीरिया कभी भी ग्रो करना स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही उसने ग्रो करना स्टार्ट करा, एंटीबॉडी बनना शुरू हुई, दोनों में लड़ाइयां हुई, एंटीजन एंटीबॉडी जैसे ही बनती है वैसे ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं वैसे ही वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होना भी शुरू हो जाती है। तो लेटेंट टीबी उस टीबी को बोलते हैं जिसमें टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में है तो सही लेकिन ना वो ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इसीलिए वो स्प्रेड भी नहीं कर रहे हैं। एक्टिव टीबी वो होती है जिसके अंदर वो ग्रो भी कर रहा है, पेशेंट को सिम्टम भी आ रहे हैं, एक दूसरे में स्प्रेड भी हो रही है, और अगर ट्रीट ना करो तो डेथ भी हो सकती है। वो होती है एक्टिव टीबी जिसमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर भी कर रही है, ग्रो भी कर रही है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये होता है एक्टिव टीबी के अंदर। फेजेस चलते हैं जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे टीबी पॉजिटिव आ जाती है हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल फेज जो होता है वो होता है 8 वीक का, यानी 2 महीने का इनिशियल फेज होता है जिसमें हमारी 4 दवाइयां चलती है, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल। जैसे मैंने बताया कि एक्टिव टीबी जैसे ही डायग्नोज होती है तो टीबी के डायग्नोज होने के बाद 2 महीने तक ये 4 दवाइयां चलती है। फिर आता है कंटिन्यूएशन फेज जो आगे 4 महीने तक चलेगा, ठीक है। 2 महीने तक तो ये चला, 2 मंथ तक तो ये चलता है, ठीक है, 2 मंथ तक तो जो है ये चारों दवाइयां चलती है। बाकी के जो 4 मंथ रह गए हैं, बाकी के 4 मंथ में 2 ही चलती है, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन, ये 2 ही चलती है, ठीक है। शुरू के 2 महीने जो है इनिशियल फेज होता है उसमें 4 दवाइयां इकट्ठी चलती है, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल। लेकिन बाकी के जो 4 महीने होते हैं जिसको हम कंटिन्यूएशन फेज बोलते हैं उसके अंदर जो है 2 ही चलती है, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन।
बाकी मैंने बताया एक्सेप्शनल केस उसमें एक्स्ट्रा भी चलती है, जैसे हम पढ़ेंगे। प्रोफाइलेक्टिक के लिए हम आइसोनियाजिड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मान लो हमने उसका जो है मोन्टॉक्स करा और वो उसकी जो रीडिंग आई है वो 6 से 7 आई है, उसकी जो रीडिंग आई है वो 6 से 7 आई है। अब 6 से 7 जो है वो सस्पेक्टेड में आ जाता है कि भाई इसको हो सकती है। तो एज अ प्रोफाइलेक्सिस हम आइसोनियाजिड, मतलब अगर हमें किसी पे शक है कि भाई इसको टीबी हो सकती है तो उसमें हम प्रोफाइलेक्सिस के दौर पे आइसोनियाजिड स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो आता है प्रॉपर ट्रीटमेंट की अगर मैं आगे बात करूंगी तो जो टीबी का ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं डॉट्स थेरेपी। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स थेरेपी होता है, जो हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये दवाइयां हैं, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं जो यूज की जाती है। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, ये चलती है शुरू के 2 महीने सारी इकट्ठी चलेंगी और बाकी के 4 महीने जो होती है वो सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन चलती है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होती है। अगर मान लो पेशेंट के अंदर इन 5 दवाई में से किसी भी एक आधी दवाई का रेजिस्टेंट हो जाए कि जो पेशेंट की बॉडी उस दवाई को नहीं ले रही है, उस दवाई का इफेक्ट नहीं हो रहा बॉडी में, तो उस केस में फिर हम ये दवाइयां यूज करते हैं, ठीक है। ये दवाई ली, इस दवाई से इफेक्ट नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस आ गया है बॉडी के अंदर, उस केस में हम फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है उसको यूज करते हैं, और ऐसे ही थर्ड लाइन ड्रग आती है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की अगर मैं बात करूं, एक एक करके अब इसमें सारी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी ड्रग्स है उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, और जितने भी ड्रग्स हैं सबके हम बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले आती है आइसोनियाजिड। ये सिंगल बेस्ट ड्रग है टीबी की, सबसे बेस्ट ड्रग अगर पूछी जाए तो वो है आइसोनियाजिड। ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए टीबी को प्रिवेंट करने के लिए, कि टीबी को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी जो है ड्रग यूज कर सकते हैं, तो आइसोनियाजिड, ठीक है। बेस्ट ड्रग पूछी जाए टीबी की तो भी आइसोनियाजिड। प्रिवेंशन ऑफ टीबी के लिए बेस्ट ड्रग पूछी जाए तो भी आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है वो एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को मार देती है उसको बोलते हैं साइडल। स्टैटिक का मतलब होता है जो उसकी ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। स्टैटिक, 2 वर्ड आएंगे, एक होता है ये साइडल, ठीक है, और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो ग्रोथ को रोक देता है, और साइडल का मतलब होता है जो मार देता है। तो आइसोनियाजिड जो है वो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। इसको हम यूज कर सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी, जैसे कि न्यूराइटिक हो गया। मतलब मेन ये है कि जो आइसोनियाजिड की ड्रग है ना, इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, मेन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्यों? क्योंकि आइसोनियाजिड की वजह से हमारी बॉडी में हो जाती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, और इस डेफिशिएंसी की वजह से हमें देखने को मिलता है, अगर तुमने पढ़ा होगा कि कितने विटामिन और उनके साइड इफेक्ट्स क्या होता है, अगर उनकी कमी हो जाए, मतलब उनकी कमी हो जाए तो क्या होता है, तो विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। और ये जो आइसोनियाजिड का बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये विटामिन B6 की कमी करता है, विटामिन B6 की कमी करता है, जिसकी वजह से हमें पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइड इफेक्ट क्या है आइसोनियाजिड का, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस। आइसोनियाजिड जो है, आइसोनियाजिड की वजह से कौन से बैक्टीरिया की, कौन सी विटामिन की कमी होती है, विटामिन B6 की। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आइसोनियाजिड की वजह से कौन से विटामिन की कमी होती है, विटामिन B6 की कमी होती है। आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट क्या है, पेरिफेरल न्यूराइटिस है, सबसे मेन यही है इसके अंदर। उसके अलावा फिर हेपेटिक एंजाइम जो है वो भी एलिवेट हो जाते हैं, हेपेटाइटिस होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब क्योंकि इसमें विटामिन B की बात चल रही है तो हम पेशेंट को विटामिन B कॉम्प्लेक्स साथ में चलाते हैं, इसीलिए जब भी एंटी-टीबी ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को उस वक्त हमें साथ में विटामिन B जो है वो चलाना होता है, यानी पायरिडॉक्सिन के टैबलेट्स होते हैं, विटामिन B के टैबलेट है पायरिडॉक्सिन, ये हमें साथ में ही चलानी होती है ताकि इसकी कमी ना हो और पेशेंट को पेरिफेरल न्यूराइटिस ना हो। तो इसीलिए अगर पूछा जाए भाई आइसोनियाजिड के साथ हम कॉम्बिनेशन में कौन सी ड्रग चलाते हैं, पायरिडॉक्सिन चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि आइसोनियाजिड की वजह से विटामिन B6 की कमी होती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम इसके साथ में हमेशा पायरिडॉक्सिन भी चलाते हैं ताकि विटामिन B6 की कमी ना हो। उसके अलावा आइसोनियाजिड का एक साइड इफेक्ट और है, ये गायनोकोमेस्टिया कोज करता है। गायनोकोमेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना मेल्स के अंदर, तो आइसोनियाजिड की वजह से मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। अब ये है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट में हमें गायनोकोमेस्टिया देखने को मिलता है। उसका निमोनिक तुम याद कर सकते हो, डिस्को के, ये इसका निमोनिक है। तो इसमें आता है हमारे पास डिजॉक्सिन, फिर आता है आइसोनियाजिड, फिर आता है स्पाइरोलैक्टोन, फिर आता है सिमेटिडिन, फिर आता है एस्ट्रोजन और कीटोनाजोल। ये सारी दवाइयां ऐसी है जिसका जो एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है गायनोकोमेस्टिया। ये मेल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाती हैं ये सारी के सारी दवाइयां, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आइसोनियाजिड। याद करने लायक जो चीज है इसके अंदर, वो इसके अंदर ये है कि सबसे पहली बात, सिंगल बेस्ट ड्रग है, टीबी के प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। आइसोनियाजिड जो है
ये विटामिन B6 की कमी करती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए साथ में हमने विटामिन B6 चलानी होती है ताकि पेशेंट में ये ना हो। उसके अलावा गायनोकोमेस्टिया भी होता है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया कोज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन जो है ये भी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, ठीक है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। इसका जो साइड इफेक्ट है, इसमें जो इसका इंटेक करेगा ना, उसका यूरिन का जो कलर होता है ना, वो ऑरेंज रेडिश कलर हो जाता है। जो रिफेम्पिसिन का जब इंटेक करते हैं तो रिफेम्पिसिन की वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, यूरिन का जो कलर होता है वो ऑरेंज और रेड आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मान लो आपके पास एक पेशेंट आया है कंप्लेन लेके कि मेरा जो यूरिन का कलर है ना वो ऑरेंज या फिर रेड है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसको बताना है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। रिफेम्पिसिन की नॉर्मल फाइंडिंग है कि रिफेम्पिसिन से जो यूरिन है उसका कलर जो है वो ऑरेंज और रेड हो जाता है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा हेपेटाइटिस हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है। डिज्निया, मेन जो है डिज्निया का होता है कि अगर रिफेम्पिसिन के साथ डिज्निया हो रहा है ना, तो हमें ड्रग जो है उसको स्टॉप करना पड़ेगा और फिजिशियन को कंसल्ट करना पड़ेगा अगर डिज्निया हो रहा है। बाकी जो ये सारी चीजें है ना, ये तो होती ही है, ये इस ड्रग के साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर डिज्निया हो रहा है, डिज्निया का मतलब होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर रिफेम्पिसिन की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है तो हमें ड्रग को स्टॉप करना है और फिजिशियन को कंसल्ट करना है। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, भाई एक पेशेंट आया है, उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और वो रिफेम्पिसिन का इंटेक कर रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन में आ गया कि भाई आप जो है कंटिन्यू रखोगे, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, फिजिशियन को बुलाओगे या स्टॉप करोगे। सबसे पहले ड्रग को स्टॉप करोगे, उसके बाद फिजिशियन को बुलाओगे। रिफेम्पिसिन के साथ हम ओसीपी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं क्योंकि रिफेम्पिसिन जो है वो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग होती है। जो रिफेम्पिसिन होती है ना, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देती है, इसीलिए हम इसके साथ जो ओसीपी है, ओसीपी को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ओसीपी हम साथ में नहीं देते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ में रिफेम्पिसिन नहीं देते, क्योंकि जो रिफेम्पिसिन होती है वो इसके इफेक्ट को कम कर देती है। रिफेम्पिसिन जो होती है वो इसके इफेक्ट को कम कर देती है, रिफेम्पिसिन ओसीपी के इफेक्ट को कम कर देती है, इसीलिए हम रिफेम्पिसिन के साथ ओसीपी नहीं देते। नेक्स्ट आता है पायराजिनामाइड। ये भी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है। पायराजिनामाइड की वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। और जब अब ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ना, इसकी मेडिकल टर्म होती है हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर मतलब बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ईमिया मतलब होता है ब्लड में बढ़ना। तो हाइपर यूरेसीमिया जो है वो पायराजिनामाइड ड्रग का साइड इफेक्ट है। पायराजिनामाइड ड्रग से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर यूरेसीमिया। अब ये जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, ये यूरिक एसिड क्या करता है, क्योंकि हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो मेनली ये जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे जोड़ों में, जॉइंट्स में जाकर ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक बीमारी कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं गाउट। गाउट में होता क्या है, हाइपर यूरेसीमिया होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है और पेशेंट में गाउट देखने को मिलता है। उसके अलावा हिपेटोटॉक्सिसिटी भी करता है, स्किन रैश भी कर रहा है, अर्थाल्जिया भी कर रहा है, जीआई डिस्ट्रेस भी कर रहा है। तो मेन जो होता है ना, मेन अगर मैं पूछूं तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जिसकी वजह से गाउट होता है, तो कौन सी वो है पायराजिनामाइड। क्वेश्चन ये आया कि भाई पायराजिनामाइड का साइड इफेक्ट क्या है, तो गाउट आ गया ऑप्शन में, ये भी आ गया है और ये भी आ गया है, तो तुम इसमें गाउट नहीं करोगे क्योंकि पायराजिनामाइड का जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया की वजह से उस पेशेंट को जो है वो गाउट होता है, हाइपर यूरेसीमिया की वजह से पेशेंट को गाउट हो रहा है। तो पायराजिनामाइड का जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया की वजह से पेशेंट को गाउट होता है। तो इस तरीके से हमें ये पायराजिनामाइड का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल एक लोती ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी एंटी टीबी ड्रग ऐसी है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो इथैम्ब्यूटोल एक लोती ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। तो ये इथैम्ब्यूटोल जो है ना, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती है, ठीक है। शुड बी यूज्ड विद क्वेश्चन, अगर मान लो किसी को रीनल की बीमारियां है ना, किसी को किडनी की बीमारी है, तो उसमें हमें बड़े ध्यान से इसको यूज करना होता है। इसके साइड इफेक्ट में हमने ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है ब्लाइंडनेस, और स्किन रैशेस भी देखने को मिलते हैं। तो
तो इथेम्ब्यूटल का साइड इफेक्ट क्या होता है? इथेम्ब्यूटल का साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। तो अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कलर ब्लाइंडनेस की, तो उस केस में हमें इमीडिएटली ड्रग को स्टॉप करना है। अगर पेशेंट कलर ब्लाइंडनेस की कंप्लेंट कर रहा है तो उस केस में हमने इमीडिएटली ड्रग को स्टॉप करना होता है। बच्चों में हम ये ड्रग नहीं देते क्योंकि बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं पता होता। बच्चों को नहीं पूछ सकते कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, नहीं पता लगा सकते बच्चों में, इसीलिए हम बच्चों में ये नहीं देते, क्योंकि बच्चों में हम कलर ब्लाइंडनेस को असेस नहीं कर सकते। स्ट्रेप्टोमाइसिन इकलौती ऐसी ड्रग होती है जो हम ओरल रूट से नहीं देते हैं, इंजेक्टेबल रूट से देते हैं, वो भी आईएम रूट से। बाकी सारी ड्रग्स जो है वो ओरल रूट से दी जाती है। सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन इकलौती ऐसी ड्रग है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कौन सी एंटी-टीबी ड्रग है जो हम इंजेक्शन की फॉर्म में डालते हैं? वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ये ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, यानी हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व होती है ये उसको डैमेज करती है और ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है। इसीलिए ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। तो क्वेश्चन आता है भी कौन सी ड्रग ऐसी है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है? तो वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये हमारी बच्चे की 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देगी और ऑटोटॉक्सिसिटी कोज कर देगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोनियाजिड के बारे में। आइसोनियाजिड जो है वो बहुत अच्छी बेस्ट ड्रग होती है टीबी के लिए। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कर देती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कर देती है, इसलिए हमने साथ में पाइरिडॉक्सिन देना होता है। दूसरा रिफेम्पिसिन जो है, उससे जो यूरिन है उसका कलर ऑरेंज और रेड आता है, विच इज नॉर्मल। इसके साइड इफेक्ट में हमने जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर डिज्निया देखने को मिल रहा है तो हमें ड्रग को स्टॉप करना है और फिजिशियन को बताना है। प्लस इसके साथ हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, ओसीपी नहीं देते, क्योंकि ये ओसीपी के इफेक्ट को कम कर देती है। तो बर्थ जो है मतलब प्रेगनेंसी होने के रिस्क रहेंगे, इसीलिए ओसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। क्योंकि ओसीपी हम क्यों देते हैं? ताकि प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सके। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। तो अगर हम रिफेम्पिसिन दे देंगे तो वो इसके इफेक्ट को उल्टा कम कर देगी, ओसीपी के इफेक्ट को कम कर देगी, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पायराजिनामाइड का साइड इफेक्ट होता है हाइपरयूरेसिमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और इसकी वजह से हमें गाउट देखने को मिलता है। इथेम्ब्यूटोल इकलौती ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। इसके साइड इफेक्ट में ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसीलिए बच्चों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। सवाल आता है बच्चों में कौन सी ऐसी दवाई है जो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है? वह है इथेम्ब्यूटोल। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इकलौती ऐसी ड्रग है जो आईएम रूट से दी जाती है, इंजेक्टेबल रूट से दी जाती है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, यानी 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, इसीलिए ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले सेफेस्ट और बेस्ट एटीटी कौन सी है? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ऐसे टीबी में से। तो भाई सबसे बेस्ट ड्रग अगर प्रेगनेंसी की पूछी जाए तो वो होती है रिफेम्पिसिन, ठीक है। दूसरा, प्रेगनेंसी में कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेट होती है? बता दिया मैंने, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये है कि कौन सी दवाई कहाँ से एक्सक्रीट आउट होती है। तो जो दवाई है लीवर से एक्सक्रीट आउट होती है वो है रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड और पायराजिनामाइड। ये तीनों दवाइयां जो होती हैं इसका जो बॉडी से एक्सक्रीशन होता है वो लीवर के थ्रू होता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथेम्ब्यूटोल का एक्सक्रीशन जो है वो किडनी से होता है। तो अगर मान लो किसी को लीवर की बीमारी है ना, उसमें हम ये तीनों दवाइयां नहीं देंगे, क्योंकि ये तीनों दवाइयां लीवर से ही एक्सक्रीट होती हैं। तो अगर उसको लीवर की बीमारी है तो ये तीनों दवाइयां बॉडी से बाहर नहीं जाएंगी, तो बॉडी के अंदर ये बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर उसको लीवर की बीमारी है तो उस केस में हम देते हैं उसको किडनी वाली दवाइयां, और अगर किसी की किडनी खराब है तो उस केस में हम देंगे लीवर वाली दवाइयां, ठीक है। अगर लीवर फेलियर हो रखा है तो हम देते हैं ये तीनों ड्रग जो है ये हम नहीं देंगे, रिफेम्पिसिन, आइसोजिनामाइड, पायराजिनामाइड ये हम नहीं देते हैं। इनकी जगह पे हम इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। लेकिन अगर रीनल फेलियर है तो उस केस में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटोल नहीं देंगे, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहीं से एक्सक्रीट आउट होती है, तो जहां से ये एक्सक्रीट आउट हो रही है वहां पर इसका काम करना जरूरी होता है। अगर मान लो लीवर, किडनी ये खराब होंगे तो ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी और टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग में आती है फिर थायोएसिटाजोन और रिफाब्यूटिन, दो ड्रग्स आती है। थायोएसिटाजोन जो इसका साइड इफेक्ट होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इसका मतलब होता है 10% से ज्यादा बॉडी पे रैशेज हो जाना, इसको बोलते हैं हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ना, ये 3 बीमारियों का साइड इफेक्ट है, रट लो इसको तो तुम, ठीक है। 3 बीमारियों का साइड इफेक्ट है, एक है थायोएसिटाजोन, एक है कार्बामिजापाइन और एक है लेमोट्रिजिन। ये 3 दवाइयां हैं, तीनों का साइड इफेक्ट सेम है, वो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये इन तीनों बीमारियों का साइड इफेक्ट है, रट लो, थायोएसिटाजोन, कार्बामिजापाइन, लेमोट्रिजिन। थायोएसिटाजोन मैंने बता दिया, थायोएसिटाजोन जो है वो एंटी टीबी ड्रग है, सेकेंड लाइन ड्रग है, ठीक है।
कार्बामिजापाइन जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होता है कि अगर हम टच भी करते हैं ना फेस पे तो फेस पे पेन होता है, ठीक है। तो ये होता है ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ना उसके उसमें डिस्ट्रप्शन होने की वजह से होता है ये। तो कार्बामिजापाइन जो है ये ट्राइजेमिनल नर्व में डिस्ट्रप्शन होने की वजह से एक बीमारी होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो उसकी ड्रग ऑफ उसमें इसका जो साइड इफेक्ट होता है कार्बामिजापाइन ड्रग का उसको बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। कार्बामिजापाइन जो है हम कौन सी कंडीशन में देते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बीमारी में देते हैं। लेमोट्रिजिन की अगर मैं बात करूं तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में अगर पूछा जाए भाई प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी है तो वो है लेमोट्रिजिन। एपिलेप्सी मतलब दौरे पड़ना, ठीक है, सीजर अगर बार बार सीजर के अटैक आते हैं उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। तो ऐसा हो रहा है तो उस केस में हम प्रेगनेंसी में अगर होता है तो हम दवाई देते हैं लेमोट्रिजिन। रिफाब्यूटिन की अगर मैं बात करूं तो अगर पेशेंट है जिसको HIV है और TB है, दोनों है, ठीक है, अगर पेशेंट है एक जिसको HIV भी है TB भी है तो उस केस में क्या होता है कि हम रिफेम्पिसिन नहीं देते हैं, क्योंकि रिफेम्पिसिन जो होती है ना वो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग होती है। ये एंजाइम के लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है। तो अगर एंजाइम बढ़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। तो अगर एंजाइम बढ़ेंगे तो ये क्या करेगी ड्रग जो अब क्योंकि पेशेंट को HIV है यानी एड्स है, पेशेंट को एड्स है तो वो एड्स की दवाइयां भी खा रहा होगा। तो रिफेम्पिसिन क्या करेगी वो जो एड्स की दवाइयां है ना वो उसमें से एक कैटेगरी होती है प्रोटीएज इनहिबिटर दवाइयां जो होती है ये उसका मेटाबॉलिज्म कर देगा। मेटाबॉलिज्म का होता है उसको तोड़ना, तो ये उसको तोड़ना शुरू कर देगा, उसका मेटाबॉलिज्म कर देगा, जिसकी वजह से जो दवाई है वो इफेक्ट तो दिखाएगी नहीं, उससे पहले उसका मेटाबॉलिज्म होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम रिफेम्पिसिन नहीं देते, रिफाब्यूटिन देते हैं। रिफाब्यूटिन ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर ये बार बार ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करेगी रिफेम्पिसिन तो हमें बार बार दवाई देनी पड़ेगी, और बार बार दवाई हम दे नहीं सकते क्योंकि ये बहुत खतरनाक दवाइयां होती है, इनसे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए हम ना डोज बढ़ा सकते ना हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते, दोनों में से हम कुछ नहीं बढ़ा सकते। तो हम अपना दवाई चेंज कर देंगे, रिफेम्पिसिन की जगह रिफाब्यूटिन दे देंगे, ठीक है। तो रिफेम्पिसिन हम क्यों नहीं दे रहे हैं एड्स वाले पेशेंट को, क्योंकि जो रिफेम्पिसिन होती है वो क्या करती है, रिफेम्पिसिन जो होती है वो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग होती है, ये मेटाबॉलिज्म कर देती है एड्स की दवाइयों का बहुत जल्दी, जिसकी वजह से एड्स की दवाई हमारी बॉडी में इफेक्ट भी नहीं दिखाती और बॉडी से बाहर निकल जाती है। और हम ना डोज बढ़ा सकते ना फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। जो एंटीवायरल मेडिकेशन होते हैं इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इस केस में रिफाब्यूटिन देते हैं। ये आ गई ड्रग्स। अगर न्यू पेशेंट है बता चुकी हूँ मैं 2 महीने तक हमारी ये चारों चलती है, ठीक है, और बाकी के 4 महीने जो होती है वो हमारी ये 3 चलती है, 2-3 चलती है, ठीक है। ये होता है वेट के हिसाब से जो है डोज, जैसे कि अब पेशेंट का अगर 25 से 39 kg वेट है तो ये जो 4 दवाइयां हैं ये हमें कितनी कितनी देनी है, ठीक है। ये 4 दवाइयां हैं, इथेम्ब्यूटोल है, पायराजिनामाइड है, रिफेम्पिसिन है और आइसोनियाजिड है, ठीक है। आइसोनियाजिड ये है, रिफेम्पिसिन ये है, पायराजिनामाइड ये है, इथेम्ब्यूटोल ये है, ठीक है। तो कितनी देंगे हम, ये mg पर डे के हिसाब से बता रखी है इन्होंने, तो 2 टैबलेट देते हैं, ठीक है। 25 से 39 kg तक का वेट है तो 2 टैबलेट दे देंगे सबकी, ठीक है। इसमें जो आइसोनियाजिड होती है वो 75 mg होती है, रिफेम्पिसिन 150 mg होती है, पैराजिनामाइड 400 mg होती है, इथेम्ब्यूटोल जो है वो 275 mg होती है। तो पेशेंट का वेट अगर 25 से 39 के बीच में है तो हम 2 टैबलेट देते हैं। अगर वेट 40 से 54 के बीच में है तो 3 टैबलेट दे देंगे, 55 से 70 के बीच में है तो 4 टैबलेट दे देंगे, 70 से ज्यादा वेट है तो 5 टैबलेट दे देते हैं। ये तो हो गया इंटेंसिव फेज, यानी 2 महीने तक, जो 2 महीने तक चलता है वो वाला। बाकी के 4 महीने का जो कंटिन्यूएशन फेज होता है उसमें आती है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और इथेम्ब्यूटोल, तीनों का डोज बता रखी है। वेट के हिसाब से 2 टैबलेट 3 टैबलेट ये दे देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी बता रखा है, अगर 25 से 39 के बीच का वेट है तो 0.5 ग्राम दे देते हैं। ये 45 इतना है तो ये डोज दे देंगे, 55 है तो 1.0 दे देंगे, 70 से ज्यादा है तो 1.0 ग्राम दे देंगे। तो ये इन्होंने डोज बता रखी है कि कितनी टैबलेट हम वेट के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बता रखा है। तो अवेलेबिलिटी तो इनकी होती है ये भाई, आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन 150 होता है, ये इतना होता है, इथेम्ब्यूटोल इतना होता है, ये तो अवेलेबिलिटी बता रखी है इन्हें। एच जो है, एच से हम डिनोट कर रहे हैं आइसोनियाजिड को, आर से कर रहे हैं रिफेम्पिसिन को, जेड से कर रहे हैं पायराजिनामाइड को, ई से कर रहे हैं इथेम्ब्यूटोल को, ठीक है। तो इतने वेट में हम इतनी टैबलेट देंगे, इतने वेट में इतनी टैबलेट देंगे, इस तरीके से ये होता है। ये फिर रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, मोनोड्रग, जिसमें हम कोई भी ड्रग दे सकते हैं HZE की, मतलब कि मोनोड्रग का मतलब एक ड्रग से अगर रेजिस्टेंट हो रखा है एनीवन, मतलब इन तीनों में से पेशेंट एक भी ड्रग से रजिस्ट हो रखा है तो हम उसको बोलते हैं मोनोड्रग रेजिस्टेंट। रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट अगर जो पेशेंट है वो रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है, ये भी मैं बताऊंगी आगे रेजिस्टेंट का।
नेक्स्ट टॉपिक फिर आता है हमारा डॉट्स थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डॉट्स थेरेपी में होता है क्या है कि पेशेंट हॉस्पिटल आता है, हेल्थ प्रोफेशनल के सामने दवाई लेता है और दोबारा घर चला जाता है। यानी डॉट्स सेंटर आएगा, दवाई खाएगा और वापस जाएगा। ये होता है डॉट्स सेंटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का। डॉट्स सेंटर के अंदर हम पेशेंट का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। डॉट्स सेंटर में 4 कैटेगरीज होती है, माइल्ड, वर्स्ट, मोर वर्स्ट और सीवियर। लेकिन अब जो है ना ये मोर वर्स्ट वाली हटा दी गई है इसमें से। तो अब 3 ही कैटेगरी होती है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, उसमें आता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, यही कैटेगरी होती है। तो ये देखो, ये है कैटेगरी फर्स्ट माइल्ड वाली, ये मॉडरेट वाली और ये है सीवियर वाली। माइल्ड में आते हैं नॉर्मल। हमने जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि स्पूटम का हमने सैंपल लिया और पेशेंट पॉजिटिव आ गया। पहली बार में स्पूटम का सैंपल लिया और पेशेंट पॉजिटिव आ गया, तो 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चलेगा। 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चलेगा। 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा। 6 महीने बाद फिर जो है हम उसका सैंपल लेते हैं। जब हम पेशेंट, अब जब 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चल गया, पेशेंट पॉजिटिव आया, पेशेंट का जो है अब ये जो 6 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा, जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद 3 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा। 3 महीने के बाद हम सैंपल्स लेते हैं ये देखने के लिए कि भाई अब जो टीबी है वो रिकवर हो चुकी है, अब पेशेंट को टीबी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 सैंपल्स जो है हम कलेक्ट करते हैं। 3 में से 2 नेगेटिव आने ही चाहिए। 3 सैंपल्स हम लेते हैं। 3 सैंपल लेने के बाद 3 में से 2 सैंपल जो है वो नेगेटिव होने ही चाहिए, तभी हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, 6 मंथ के बाद जो भी हम लेंगे वो 3 सैंपल जो है वो नेगेटिव आने ही चाहिए। लेकिन अगर मान लो उसका पॉजिटिव आता है तो उस केस में हम पेशेंट को जो है वो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे और फिर हम उसको जो है अनदर कैटेगरी में डाल देंगे। तो जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो ट्रीटमेंट है वो 12 महीने 7 महीने वाला, तो वो ये होता है कि पेशेंट का जो है हमने ट्रीटमेंट किया, 6 महीने ट्रीटमेंट हो गया। 6 महीने के बाद जब हमने उसका स्पूटम एग्जामिनेशन दोबारा किया तो अभी भी पॉजिटिव आया। 6 महीने उसने फुल ट्रीटमेंट ले लिया टीबी का, लेकिन अब जब हमने उसका टेस्ट किया तो वो दोबारा से पॉजिटिव आया। तो उस केस में फिर हम उसको दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं, जो कि होती है हमारी सेकंड कैटेगरी। ठीक है, नॉर्मल जो पेशेंट होता है, पहली बार टीबी डायग्नोज हुई है, उसको हम फर्स्ट कैटेगरी में डाल रहे हैं। टीबी उसने ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन अभी भी जो है जब हमने उसका टेस्ट किया तो उसकी टीबी पॉजिटिव आ रही है, तो अब उसको हम सेकंड कैटेगरी में डाल देते हैं। इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जिसका जो ट्रीटमेंट होगा वो 8 महीने चलता है। जो सेकंड कैटेगरी वाली पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट 8 महीने चलता है। विजिट्स इनकी भी 3 ही होती है। अब 8 महीने कौन कौन से पेशेंट का ट्रीटमेंट चलेगा, जो न्यूली डायग्नोज पेशेंट है उसका तो चलता है 6 मंथ तक। अब 8 मंथ किस किस का चलता है, फेलियर केसेस। फेलियर का मतलब होता है ये जो पहला ट्रीटमेंट पेशेंट ने लिया था, ये पहला ट्रीटमेंट जो पेशेंट ने लिया था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं फेलियर। ठीक है, फेलियर का मतलब होता है फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो पेशेंट इसमें आते हैं। फिर होता है डिफॉल्टर। डिफॉल्टर पेशेंट वो होते हैं जिसने पहले ट्रीटमेंट जो है ना फर्स्ट कैटेगरी में, जो ये कैटेगरी थी फर्स्ट कैटेगरी में, उसने ट्रीटमेंट शुरू तो करा था लेकिन उसने बीच में छोड़ दिया या उसने बीच में स्किप कर दिया, 1-2 महीने के लिए उसने ट्रीटमेंट स्किप कर दिया। तो उस केस में उसको हम बोलते हैं डिफॉल्टर केस। जब उसने ट्रीटमेंट शुरू तो किया लेकिन उसने बीच में ही ट्रीटमेंट को छोड़ दिया, वो भी हमारा सेकंड कैटेगरी के अंदर ही आता है। ठीक है, जैसे 2 महीने या 2 महीने से ज्यादा के लिए पेशेंट ने जो दवाई थी उसको बंद कर दिया ट्रीटमेंट के बीच में ही, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्टर, और वो भी सेकंड कैटेगरी में आता है। रिलैप्स वो पेशेंट होते हैं जिसको टीबी हुई थी, उसके बाद जब हमने उसको टेस्ट करा तो वो नेगेटिव भी आ गया है, लेकिन बाद में उसको दोबारा से टीबी हो गई है, वो आता है रिलैप्स के अंदर। दोबारा से टीबी हो जाना आता है रिलैप्स के अंदर। तो ये तीनों केसेस के पेशेंट अगर होते हैं तो उसको हम सेकंड कैटेगरी में डालते हैं, जिसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 8 महीने तक चलता है। ठीक है, फेलियर बताया मैंने, फेलियर का मतलब मैंने बता दिया, जिसमें क्या है कि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो आता है फेलियर के अंदर। डिफॉल्टर के अंदर आता है कि ट्रीटमेंट शुरू किया था फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लेकिन उसने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करा, बीच में स्किप कर दिया। रिलैप्स में आता है प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया उसने और नेगेटिव भी आ गया था वो, लेकिन दोबारा से उसको टीबी हो गई। अगली जो कैटेगरी हमारी आ रही है फोर्थ कैटेगरी, इसमें क्या होता है, इसमें 24 मंथ तक ट्रीटमेंट चलता है। स्टार्टिंग के जो 24 मंथ तक नहीं, 12 मंथ तक ही चलता है। 12 मंथ तक चलता है, 24 तक नहीं चलता, 12 मंथ तक ही चलता है। 12 मंथ तक ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें ये होता है कि 6 तो मंथली विजिट्स होती है, मतलब हर महीने एक बार जाना है। 6 मंथली विजिट होती है। 6 महीने बाद उसको हर 3 हफ्ते में जाना होता है। तो 12 महीने का ट्रीटमेंट होता है, 24 का नहीं है, 12 महीने का ट्रीटमेंट होता है। इसमें स्टार्टिंग के 6 महीने तो उसको मंथली विजिट करनी होती है, बाकी बचे हुए 6 महीने उसको हर 3 हफ्ते के बाद जाना होता है। तो इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, इसमें आते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वाले केसेस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट वाले केसेस
और टोटल ड्रग रेजिस्टेंट वाले केसेस। ये तीनों के केसेस जो है वो आते हैं कैटेगरी 4 में। अब ये तीनों क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट की बॉडी में आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन जो दो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसके अगेंस्ट में बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है। यानी कि बॉडी जो है इन दवाई से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इन दवाई से पेशेंट की बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। उसको बोलते हैं मल्टी। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, यानी दो, इन दोनों दवाई से पेशेंट की बॉडी में हो गया रेजिस्टेंट, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसको हम बोलते हैं MDR टीबी। ठीक है, ये होता है MDR टीबी के अंदर जो पेशेंट है उसको दो दवाइयों से रेजिस्टेंट होता है। वो भी कौन सी दवाई? आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन। उसको हम बोलते हैं MDR टीबी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम सेकंड लाइन की ड्रग्स जो है वो हम देंगे पेशेंट को। हमने लाइंस पढ़ी थी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो सेकंड लाइन की ड्रग्स हम देते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स दे देंगे, फ्लोरोक्विनोलोल्स दे देंगे। ठीक है, एक ड्रग देंगे अमीनो में से, एक ड्रग दे देंगे, एक ड्रग दे देंगे फ्लोरो में से। फ्लोरो में कौन सी देते हैं? मैक्सिमम मोक्सीफ्लोक्सासिन देते हैं। मैक्सिमम जो है मोक्सीफ्लोक्सासिन देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है सेकंड लाइन ड्रग में वो मोक्सीफ्लोक्सासिन होती है। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है मोक्सीफ्लोक्सासिन। अगर पेशेंट को आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है तो मोक्सीफ्लोक्सासिन जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फ्लोरोक्विनोलोन्स में से। ठीक है, एक दवाई देते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड से, एक देते हैं फ्लोरोक्विनोलोन से। ओफ्लोक्सासिन जो है ये भी फ्लोरोक्विनोलोल की क्लास में आती है, फ्लोरोक्विनोलोल की क्लासिफिकेशन में आती है, ये सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो ये याद रखना है कि भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, पहली बात तो कौन सी दवाइयों का रेजिस्टेंट है। ठीक है, कौन सी दवाइयों के रेजिस्टेंट के बाद में ये याद रखना है कि इसके बदले में कौन सी दवाइयां देते हैं और मोस्ट कॉमनली कौन सी देते हैं। फिर आता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सटेंसिव में क्या होता है कि अब ये जो मल्टी ड्रग था ना ये एक्सटेंड हो चुका। इसमें जो था ना, इसमें जो रेजिस्टेंट था ना वो सिर्फ 2 दवाइयों से था। इसमें जो रेजिस्टेंट होगा ना वो 4 दवाइयों से होगा। इसमें जो पेशेंट का रेजिस्टेंट होगा वो 4 दवाई से होगा। वो 4 कौन कौन सी? आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन जो हमने पहले पढ़ी वो दोनों, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन ये दोनों, और उसके अलावा जो हमने इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड दी थी और जो हमने फ्लोरोक्विनोलोल दी थी, इससे भी रेजिस्टेंट हो जाएगा, इससे भी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। पहले उसको मल्टी ड्रग हुआ तो तुमने उसको ये दोनों चढ़ा दी, ये दोनों देने के बाद अभी भी उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें जो पेशेंट है उसको 4 दवाइयों से रेजिस्टेंट हो चुका है। कौन कौन सी? आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से पहले हुआ था, उस केस में हमने उसको अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोल दिए। लेकिन अब जो पेशेंट है उसको इन दोनों से भी रेजिस्टेंट हो चुका है। पहले जो पेशेंट था उसको आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट हुआ था, उस केस में हमने उसको अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोल दिए थे मल्टी ड्रग के अंदर। लेकिन अब जो पेशेंट है उसको अमीनो और फ्लोरो से भी रेजिस्टेंट हो गया है, यानी टोटल 4 ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया है। कौन कौन सी? आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोल। तो इस केस को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इस केस में फिर हम सेकंड लाइन, जो हमारी सेकंड लाइन ड्रग्स है उसमें से फिर उसको कोई और ड्रग देते हैं। लास्ट आता है हमारे पास टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें उसको सारी ही दवाइयों से रेजिस्टेंट हो चुका है। जितनी भी टीबी की दवाइयां हैं उन सारी ही टीबी की दवाइयों से पेशेंट की बॉडी रजिस्ट हो चुकी है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो इसका मतलब अब वो ठीक नहीं हो सकता, उसको घर पे ले जाओ और उसको सपोर्टिव केयर दो। अब वो ठीक नहीं हो सकता तो ऐसे में हम उसको सपोर्टिव केयर देंगे। पेशेंट घर ले जाते हैं और उसको हम सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आ जाते हैं। नेशनल टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? बताया मैंने, रॉबर्ट कोच ने करी थी। टीबी का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। नर्सिंग मैनेजमेंट में है जो है, नर्स जो है पहले पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेती है कि उसकी फैमिली में कभी किसी को टीबी तो नहीं हुई, पूरा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, उसका वेट, हाइट सब कुछ चेक करेगी। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टीबी के फैलने का रिस्क रहता है, इसीलिए पहला जो डायग्नोस बनता है वो हमेशा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का ही बनता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया बहुत ही तेजी से शरीर के अंदर फैलता है। उसके अलावा ऑब्वियसली हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो हमारा जो एयरवे है उसको अफेक्ट करेगा, इसीलिए एयरवे का बनता है। गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने बताया एल्वेलाई जो होती है वो गैस एक्सचेंज करती है और एल्वेलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो ये होता है। नेक्स्ट ये है कि पेशेंट जो है वो इतना वीक और फटीक फील करता है कि वो एक्टिविटी भी ढंग से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन की भी कमी देखने को
मिलती है। डिस्चार्ज जब हम पेशेंट को करते हैं तो उस टाइम पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उनको क्या बताना है फैमिली मेंबर को। सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीशन की, जब भी पेशेंट कफ और स्नीज करे, टीबी वाला जो पेशेंट है कभी भी अगर वो कफ और स्नीज कर रहा है, अगर वो छींक रहा है तो उसको टिश्यू पेपर का यूज करना है और जितनी भी सिक्रीशंस होती है उन सारी सिक्रीशन को सबसे अलग डिस्पोज करना है, नॉर्मली डिस्पोज नहीं करना, सबसे अलग करना है ताकि उसकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना हो। तो पहले तो वही बोलना है, कफ और स्नीज करते टाइम टिश्यू पेपर का यूज करो और जो भी सिक्रेशंस होती है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करो। अगला हमें आइसोलेशन करना है पेशेंट का, उसको मास्क पहनने के लिए बोलना है। एक्टिविटी और न्यूट्रिशन के लिए हमने पेशेंट को जो है, इसमें पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है और उसको प्रॉपर डाइट के लिए बोला जाता है क्योंकि पेशेंट में वेट लॉस होता है, इसीलिए इस केस में हम पेशेंट को प्रॉपर मील के लिए बोलते हैं। एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम पहले ही बता देंगे, जितने भी मैंने तुम्हें ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट बताए उसके बारे में हम पेशेंट को बता देंगे कि भाई कौन कौन सी दवाई से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किसको आपको नॉर्मल कंसीडर करना है, किस केस में आपको फिजिशियन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, वो सारी चीजें हमें उनको समझानी होती है। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है, अच्छा अगला आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या करना होता है। तो जो उसकी एंटीबायोटिक तुमने चला रखी है वो डॉक्यूमेंट करेंगे हम, जो साइन एंड सिम्टम्स आए हैं पेशेंट के वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। उसकी ब्रीथ साउंड कैसी है, सिक्रीशंस का कलर कैसा है उसका, ठीक है, ये आ गया वही ब्रीथ साउंड है, कफ है, स्पुटम है वो कैसा है, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, वो सब देख लेंगे हम, और एक्टिविटी जो है वो कितनी कर पा रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वो होता है कंप्लीट। मैंने बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है, सारा कुछ डिटेल में बताया है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पुटम एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशंस इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फार्मा मैंने तुम्हें इसकी बताई है कि मेडिकेशंस हम कैसे देते हैं, किस रूट से देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीपीटीज चाहिए, अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगी, आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको ये कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आपको ये जो मेरी कंटेंट है, मेरा कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।